हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आप लोग को थैंक यू कहना चाहता हूँ इस वीडियो को ओपन करने के लिए। अभी आप जो देखने वाले हैं ये प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत के लेक्चर की सीरीज है। ये स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सीरीज है, बट मैं आपको बता दूं कि हम जो तैयारी करवाते हैं ये ओवरऑल सब्जेक्ट के ऊपर तैयारी करवाते हैं और हर सोर्सेस को कवर करते हैं। इसलिए हम क्लेम करते हैं कि 80% क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में अगर हमारी क्लासेस से नहीं आए तो आपकी पूरी फीस वापस। तो देखिए, हम 3 स्टेप्स पर चीजों को कवर अप करवाते हैं। पहले हम एक प्रॉपर शॉर्ट ब्रीफ नोट्स प्रोवाइड कराते हैं हर एक टॉपिक का। जैसे अभी जो आप टॉपिक पढ़ने वाले हो वो आप प्राग ऐतिहासिक काल के बारे का वाला जो टॉपिक है, प्री हिस्ट्री इंडिया वाला टॉपिक है, वो आप पढ़ोगे, राइट। और इस वीडियो के अंदर और हमने जो कवर करवाया वो पहली स्टेप जो हमने कवर करवाई थी, जिसमें हमने फोकस किया था कि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए हर एक टॉपिक का, राइट। फिर हमने जो है वो इंग्लिश मीडियम की बुक से जो है वो इस टॉपिक को कवर किया। फिर अभी हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो हिंदी मीडियम की हमारी किताब से टॉपिक कवर करेंगे। तो ये इसलिए होता है 3 स्टेप्स में कि जहां से भी कई बार ऐसा होता है कि हिंदी मीडियम्स की जो अलग अलग अच्छी किताबें हैं उसमें अच्छे कंटेंट होते हैं, तो वो हम इसमें शामिल कर लेते हैं। इंग्लिश मीडियम के कंटेंट शामिल कर लेते हैं और फिर जो हमारे नोट्स हैं उसके कंटेंट शामिल कर लेते हैं। तो आपको अगर ओवरऑल अच्छी प्रिपरेशन जो है वो करनी है तो सबसे पहले तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, जहां पर हम शेड्यूल प्रोवाइड कराते हैं हमारी क्लासेस का। टेलीग्राम की लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम पर @झा_सर करके टाइप करेंगे तो आपको वो मिल जाएगा। या फिर मेरा नंबर है 9713282838। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं और आप हमारी एप्लीकेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम ओवरऑल प्रिपरेशन करवाते हैं। तो चलिए, अभी आप ये चैप्टर 1 को जो है वो रीड करिए और पढ़िए बहुत अच्छे से। पूरा चैप्टर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर कवर्ड है। और अगर आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं सभी सिविल सर्विसेज, स्टेट पीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, तो आप बिल्कुल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं और सिलेक्शन की गारंटी होगी, बट मेहनत आपको करनी है। जय हिंद। चलो कम ऑन। मैंने जैसे कि कल आपको इंग्लिश मीडियम की बुक को कवर करवाया था, राइट। तो उसमें मैंने आपको ये बोला था कि अगर आपको पूरे टॉपिक को कवर अप करना है तो एक तो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अपने नोट से, जो मैंने आपको बताया। दूसरी चीज, इंग्लिश मीडियम की बुक से हमने जो है ऑलरेडी कल डिस्कस किया। आज हिंदी मीडियम की जो हमारी बुक है उससे हम पूरी चीज जो है वो कवर अप करेंगे। और आप देखना कि बहुत सारे पॉइंट्स है वो इसमें आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम 3 पार्ट्स में जो है वो चीजें कवर अप करेंगे। एक हमने अपने नोट्स के थ्रू कवर किया, एक इंग्लिश मीडियम की बुक हमारी, और एक तीसरी हिंदी मीडियम। अब आप जब नोट्स बनाओगे तो वो कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनेंगे, राइट। अब जैसे बहुत सारी चीज इन तीनों में रिपीटेटिव आएंगी, तो जो आपने ऑलरेडी पहले बना ली है तो आपको दोबारा से बनाने की जरूरत नहीं। जो नई चीज मिल रही है उसको आप ऐड ऑन करो, राइट। तो नोट्स बहुत सिंपल और सटीक तरीके से बनने चाहिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और बाकी मैंने आपको आर्टिकल्स पढ़ने के लिए कहा था, वो तो शायद पढ़े नहीं होंगे किसी ने। टाइम शेड्यूल अब आपको दिया जाएगा, उस टाइम शेड्यूल पे काम करो। उल्टी सीधी चीजें ज्यादा करनी, बिल्कुल पूरी। मैं यहाँ ऑफिसर बनाने के चक्कर में लगा हूँ, कॉमन मैन से बाहर ही नहीं निकलना है। मुझे तो उठाया दीपेंद्र ने। चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास। तो ये हमारी किताब है, बुक है, और जिसका ये इंडेक्स है। और फिर वही, अब देखो इंडेक्स में हम लोग ने जो है वो प्राग ऐतिहासिक संस्कृति, मतलब प्री हिस्टोरिक बोलते हैं, हाँ वही प्री हिस्ट्री कल्चर। फिर सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक काल, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। महाजनपद, अब ये स्पेसिफिक अलग से पढ़ेंगे। पहले हमने महाजनपद को बिल्कुल बहुत थोड़ा सा पढ़ा हुआ था। फिर इसके बाद देखो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के धर्म, रिलीजन जो की एंट्री हुई, नया इस्लाम जो है उस समय हम लोग को आता हुआ नजर आएगा। फिर मौर्य साम्राज्य को हम लोग डिस्कस करेंगे, मौर्यन एम्पायर। फिर उत्तर मौर्य काल को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। देन संगम काल को, फिर गुप्त साम्राज्य, फिर गुप्तोत्तर। संगम साउथ वाला, संगम, यस, जो काफी सारे पोएट्स आकर एक साथ करते हैं। फिर मध्यकालीन के अंदर, मेडिवल के अंदर जो है आ जाएंगी चीजें। अब स्टार्टिंग में मध्यकाल किस प्रकार का था, फिर आरंभिक मध्यकालीन संस्कृति यानी कि स्टार्टिंग में किस प्रकार के कल्चर्स वहां पर हम लोग को देखने को मिलते थे। और भारत में तुर्कों का आगमन, टर्क्स जब इंडिया के अंदर एंटर हुए थे। फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना, हमें बिल्कुल अच्छे से पता है इसके बारे में। और फिर सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से था, तो वो देखो अलग से इस पर एक चैप्टर है, हिंदी पर, इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में अलग से इस पर चैप्टर दे दिया इन लोगों ने। फिर भक्ति एवं सूफी आंदोलन, राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सूफी, है ना। और फिर इसके अलावा हम लोग को प्रांतीय राजवंश यानी कि
प्रोविंस, क्योंकि अलग अलग इस समय मुगल एम्पायर जब एंड हो रहा है तो उस समय हम देखेंगे कि अलग अलग एम्पायर जो है टेरिटरी जो है वो स्टैब्लिश हो रही है, राइट। फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य, फिर सूरकाल, मतलब अब ऐसे ही हो सकता है सूरकाल हम लोग को एक देखने वाला, मुगल एम्पायर के एंड होने वाला, डिक्लाइन, सूर्यास्त, सूर्यास्त ऐसा करके कुछ होगा। फिर आगे की बात करें मुगल वंश की पुनर्स्थापना, तो अभी ये बोल रहे हैं, अच्छा अरे यार उसकी बात हो रही है, शेरशाह सूरी वाला है ना, तो सूरी वाला, क्योंकि उसने हुमायूं को भगा दिया था, तो उस पर देखो अलग से इन्होंने चैप्टर दी है, इंग्लिश में नहीं है। फिर हुमायूं जो है फिर वापस आ गया था, राइट। फिर मुगल वंश की पुनर्स्थापना, अब वापस से मुगल एम्पायर आ गया, फिर मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन, मुगल कैसे एंड हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। फिर क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, जैसे मराठास वगैरह ये सब राइज करेंगे, फिर सिखों का उदय, और रणजीत सिंह इनके बारे में है ना, फिर मराठास के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। कंटेंट मेन गेम होता है पूरा कंटेंट का, नहीं दोनों बुक्स मैंने बनाई है, प्लस 6 आईएएस इसके अंदर इन्वॉल्व, 13 लोग टोटल इन्वॉल्व है इसके अंदर, आईएएस आईपीएस है, 4 आईएएस है, 3 आईपीएस है, ऐसे करके 13 लोग टोटल इन्वॉल्व है। क्यों क्या होता है कि हम लोग को कंटेंट उठाते हैं, तो हिंदी वाली बुक से हिंदी के कंटेंट उठा के हिंदी में डाल दिए, इंग्लिश वाली बुक से इंग्लिश के बेस्ट कंटेंट उठा के इंग्लिश में जरूर डाल दिए, तो दैट्स व्हाई ये डिफरेंस रहता है। बट मैं पढ़ा दोनों ही चीज रहा हूं भाई। देखो अल्टीमेटली इट इज नॉट अबाउट इंग्लिश, इट इज नॉट अबाउट हिंदी, इट इज ऑल कि आपको अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करने। मैंने स्टार्टिंग फ्रॉम डे वन आपको क्या बताया कि आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, और फिर रिसोर्सेज चाहे कहीं से ही मिले, और अपन पूरी कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्स पर जो है वो काम कर रहे हैं, राइट। सर इनमें जो पेपर होता है सर हिस्ट्री में, हाँ सर एक तो थ्योरी होता है, उसमें आता है थ्योरी में क्या, हाँ सब आएगा इसके अंदर, एंशिएंट पढ़ रहे हैं ना। हाँ मेंस की बात कर रहे हो ना, जीएस पेपर 1 मेंस में आएगा। आर्ट एंड कल्चर का तो अलग टॉपिक है, ये अपन एंशिएंट पढ़ रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर डिफरेंट बुक है और डिफरेंट सब्जेक्ट है, वो अपन अलग से पढ़ेंगे। ये सिर्फ एंशिएंट और मेडिवल के बारे में पढ़ रहा है, उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं आता है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। काफी सारे लोग इसको अवॉइड भी करते थे, बट अवॉइड करना नहीं चाहिए, बिकॉज आपको नहीं पता यूपीएससी क्या गेम खेलेगी। जनरली अभी देखने को मिल रहा है 2-3 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ रहा है, यूपीएससी ने 50 क्वेश्चन दे दिए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, या 20 क्वेश्चन दे दिए तो निपट गया, गेम्स आउट हो गया। यूपीएससी ने एंशिएंट मेडिवल के 20 क्वेश्चन अगर रख दिए जिस दिन, हमें नहीं पता कि यूपीएससी खेलेगी, और जिस दिन वो खेल गई उस दिन आपने अगर ये टॉपिक टच नहीं किया होगा तो गेम ओवर, तो हम चांस ही ना दें। काफी सारे लोग का गेम ओवर भी हुआ पहले के सालों में, 2000 अगर आप देखेंगे 12 या 13 के पेपर या 14, उसमें अचानक से यूपीएससी ने बहुत क्वेश्चन 19 18 या 19 क्वेश्चन इससे डाल दिए थे एंशिएंट और मेडिवल से, लोगों का गेम ओवर, क्योंकि 18-19 क्वेश्चन बहुत होते हैं यार, वो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे तो आपकी गेम ओवर हो जाएगा। सो थ्योरी में भी आता है, थ्योरीज में नहीं, मतलब क्वेश्चन कितने 200 पेजेस 200 वर्ड्स के लिए आपको आंसर लिखना पड़ता है, 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस होते हैं। नहीं कुछ नहीं, एक्स्ट्रा नहीं रहता, आपकी बुकलेट आपको दे दी जाती है और उसमें खुद ही में क्वेश्चन लिखा रहता है और वो आंसर आपको देना पड़ता है। आंसर प्रॉपर उसमें कॉलम रहता है और उसी में आपको लिखना है, दैट्स व्हाई आपको मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अलग पूरा अलग, और ब्लैंक शीट अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, खाली पेज के ऊपर नहीं। अभी जो आप अपने नोट्स बना रहे हो वो लाइन वाले पे तो नहीं बना रहे हो नोट्स, है ना, ब्लैंक भी बना रहे हो ना, लाइन में नहीं बनाना, लाइन में बनाना ही नहीं है। जो पेजेस जो होते हैं ना लाइन वाले, बिल्कुल नहीं करना है उस पर काम आप लोग को, क्योंकि खाली में करोगे ना तो यहाँ पे लिखना शुरू करोगे, खत्म ऊपर होगा। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी। चलिए आइए आप, एनीवेज अब कोई बात तो नहीं करनी, कुछ अब कोई बात नहीं है, अब शुरू करें हम। ऑलराइट, सो भारत में प्राग ऐतिहासिक संस्कृति, राइट, चैप्टर 1 हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, प्राग ऐतिहासिक यानी कि प्री हिस्टोरिक कल्चर। और प्री हिस्ट्री वाला पीरियड कौन सा पीरियड था, हमने ऑलरेडी बोला, जिसके बारे में कोई भी रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, राइट। अब जब बोलूं तब बोल सकते हो, जब मैं बोल रहा हूं नहीं। चलो अब देखो, यहां पर लोग क्या करते थे, यहां पर खाद्य संग्रह, उसका मतलब फूड कलेक्ट करना, फूड गैदरर, ये लोग हुआ करते थे। और इवन देखो, आप आने वाले समय के एडमिनिस्ट्रेटर हो तो हिंदी में भी आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश में भी अच्छी होनी चाहिए, राइट। इवन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी इंग्लिश में भी आपको कमांड अच्छी रखनी है, नहीं तो कई बार ये होता है ना कि अरे यार हिंदी तो समझ में नहीं आ रही, समझ में नहीं आ रही तो क्या हुआ, समझना पड़ेगा। अभी आप वो देखो, कौन रैंक 2 था, अक्षत जैन,
सेकंड टाइम। अभी आप देखो कितना बढ़िया बाइट दे रहा है मीडिया की, प्रॉपर हिंदी में। वो तो बंदा फ्लुएंट इंग्लिश का था, उसका इंटरव्यू प्रॉपर इंग्लिश में था। आप देखो जनता के सामने कितनी प्रॉपर हिंदी में वो दे रहा है। क्यों? क्योंकि आपको समाज को सर्व करना है। आप अगर समाज को प्रॉपर और तरीके वाली हिंदी में नहीं करोगे ना, तो आपका जल्दी प्रमोशंस नहीं होगा, क्योंकि ये सब चीजें नहीं देखी जाती है कि आप जनता को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करो। अल्टीमेटली आप एक ब्यूरोक्रेट हो आगे चल के। तो जो वर्ड्स जो यूज करना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, संवेदनशील और ये, तो इसकी मीनिंग्स आपको पता। खाद, अब पता है बोलते खाद क्या है, तो लोगों ने भाई उसमें डाली जाती है खाद, तो वो है, वो नहीं है भैया। फूड रिसोर्सेज को हम लोग जो है वो कह रहे हैं, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मानव जीवन के आरंभिक चरण को पाषाणकालीन सभ्यता कहा गया। पाषाणकालीन, पाषाण मतलब स्टोन, स्टोन एज। तो स्टार्टिंग पीरियड जो ह्यूमंस का था वो कौन सा है? स्टोन एज पीरियड, राइट। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के प्राचीन कालखंड को संभवतः 3 कालखंड में विभाजित किया गया है, राइट। तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है, बट हमने इंग्लिश वाली बुक में 3 पीरियड्स को कैसे डिस्कस किया था? एक स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज। ये 3 चीजें देखी थी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी प्लीज बताते जाओ, राइट। यहां पे अलग चीज, यहां पर है प्राग ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक, यानी कि प्री पीरियड, पहले वाला। फिर हम लोग को आग ऐतिहासिक, यानी कि मिडिल वाला, फिर ऐतिहासिक काल। ये 3 एजेस इन्होंने इस प्रकार से भी डिस्क्राइब कर दी, क्योंकि वो हिस्टोरियन ने अलग अलग एजेस बताई थी। ये चीज हमने पहले भी डिस्कस करी थी, बट एक चीज जो है मानी गई के साथ। अब देखो ये क्लासिफिकेशन किस आधार पे हुआ है? मैंने क्या 2 चीजें बताई थी? क्लासिफिकेशन किस आधार पे हुआ है? क्लासिफिकेशन किसी पीरियड का कब होता है, कब हम क्लासिफाई करते हैं? जब कुछ चेंजेस आते हैं। 2 प्रकार की चीज हमने बात करी, क्लाइमेट में चेंज और दूसरा मेटल्स, नए नए, कल बात करी थी नए नए मेटल्स मिलना उनको शुरू हो गए। तो वैसे ही इन्होंने 3-4 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड किया। तो आपको हर एक प्रकार की जानकारी होनी चाहिए। तो प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें तो जिसका कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, प्री हिस्ट्री, रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है, मतलब कि प्री हिस्ट्री। ये पहले भी पढ़ चुके हो, ये याद है आप लोगों को। नेक्स्ट, इस चरण के इतिहास की जानकारी मात्र पुरातात्विक सामग्रियों हो गए के अध्ययन एवं विश्लेषण से किया गया। पुरातात्विक मतलब आर्कियोलॉजिकल रिसर्च के, जो भी हम लोग को रिसर्च और एविडेंस है उसके आधार पर जो है ये चीज जो है वो बताई गई कि भाई ये ऐसा पीरियड है जिसके हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है। अब जब पीरियड के रिटन रिकॉर्ड्स मिलना शुरू हो गए, दैट मींस क्या वो क्लासिफाई हो गया, वो नेक्स्ट पे चला गया। अब नेक्स्ट में आओ, आग इतिहास। लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है परंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे इंडस वैली, मतलब ऐसी स्क्रिप्ट जो पढ़ा नहीं है। स्क्रिप्ट तो सब कुछ होती है, जो डेसिफर नहीं हो रही कि भाई क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा, तो दैट इज आग इतिहास, राइट। और उस काल के संबंधित जो लिपि जो हम लोग को देखने को मिलती है वो नहीं मिली है, जैसे हड़प्पा तथा वैदिक सभ्यता में। भाई प्री वैदिक पीरियड की भी अगर हम बात करें या वैदिक पीरियड की बात करें तो उस समय ओरली ट्रांसफर किए जाते थे। ये बात आपको पता होगा, जितने भी मंत्र उच्चारण होते थे गुरु अपने शिष्य को ओरली देते थे। क्या रिटर्न था? नहीं था। तो वो किस में आ जाएगा? प्री हिस्टोरिक में, राइट। आगे की बात करें, फिर आता है ऐतिहासिक काल, हिस्ट्री एक्चुअल में। तो वो काल है जहां पर हम लोग को रिटन रिकॉर्ड्स है वो मिल रहे हैं, लिखित साक्ष्य जो है वो प्राप्त हो रहा है। बात सभी को समझ में आ रही है तो लाइक का बटन दो मुझे, सभी लोग टिंग टिंग टिंग। ऑनलाइन स्टूडेंट भी सभी समझ में आ रहा है ना? चलो, अब पाषाण काल के बारे में हम लोग बात करें। मानव तथा पशुओं का धरती पर प्लीस्टोसीन पढ़ा हुआ है हम लोग ने। प्लीस्टोसीन एरा कौन सा होता है? कौन? चारवां। अरे चारवां नहीं है, प्लीस्टोसीन क्या होता है? व्हाट वी कॉल प्लीस्टोसीन एरा। हाँ, क्या था? स्टार्टिंग में क्या था? पूरी धरती किससे कवर्ड थी? आइस से। भाई बर्फ से कवर्ड थी ना, उस समय कोई लाइफ नहीं थी। प्लीस्टोसीन एरा, राइट। अब आगे आओ, देखो पशुओं का धरती पर प्लीस्टोसीन काल के प्रारंभ में आगमन हुआ, कि जिस समय पिघलना जो है वो शुरू हुआ। देखो लिखा हुआ है, प्लीस्टोसीन काल का आरंभ लगभग 10 लाख साल पहले माना जाता है, परंतु यह घटना अफ्रीका में 26 लाख साल पहले हुई है। अब आप याद करो, जब मैं आपको कल इंग्लिश में पढ़ा रहा था तो 3.3 मिलियन ईयर्स अगो हमने डिस्कस किया था। मतलब क्या 3.3 या 3.6 ऐसा कुछ था? 3.3 था। 33 लाख साल पहले हमने डिस्कस किया।
हिंदी मीडियम में यानी कि अलग अलग चीजें हम लोग को नजर आ रही है, बट हम लोग को क्या करना है, क्यूमुलेट करना है, क्योंकि एक्चुअल एग्जैक्टली ये सब चीजें आपसे पूछी नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था हिस्ट्री के जो रिकॉर्ड्स हैं वो अप्रोक्सीमेट के ऊपर आधारित होता है। तो अब देखिए आप, अफ्रीका के अंदर ये बोल रहे हैं 26 लाख साल पहले मानव आ गए, और जनरली जो है वो कहा जा रहा है कि 10 लाख साल पहले मानव हम लोग को ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है। बट कुछ जगह पर 10 लाख, कुछ जगह पर 26 लाख और मैक्सिमम जगह पर 3.3 मिलियन। तो आप 33 लाख जो है वो ध्यान में रखना कि 33 लाख साल पहले से मानव का दिखना शुरू हो गया धरती पर, एविडेंसेस आ गए धरती पर। अब सुनिए, रामापिथेकस या ऑस्ट्रालोपिथेकस, तो ये मानव का आदि पूर्वज, यानी कि अगर आपसे बोलेंगे कि जो ह्यूमन बीइंग्स जो है उनके पूर्वज कौन है, तो आपको ये नाम ध्यान में रखना है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, तो ये वाला नाम, ये वाला छोड़ देना, ये रामापिथेकस जो है वो नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये ध्यान में रखना, ये मानव के पूर्वज है, राइट। जैसे होमोसेपियंस ये पता है ना, तो ये मॉडर्न ह्यूमंस, वैसे ही पूर्वज ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, तो ये फैक्ट ध्यान में रखना। अब ये जो है जंगलों तथा हम लोग को मैदानी क्षेत्र में जो है वो देखने को मिलते हैं, फॉरेस्ट एरियाज में ये लोग रहते थे, क्योंकि उस समय ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी आवाज जो है वो था नहीं, रहने की जगह वगैरह नहीं थी। फिर जो भारतीय प्राग ऐतिहासिक काल की खोज जो है वो किसने करी, तो ये एक ब्रिटिश व्यक्ति था, 1842 में इसने करी। हालांकि इसका नाम वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट स्टेट सिविल सर्विस में पूछ लिया जाता है। डॉक्टर प्राइम रोज, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आपको स्टेट पीएससी का एग्जाम भी देना है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रखते रहना, क्योंकि स्टेट पीएससी के एग्जाम इज योर मॉक टेस्ट। वो एग्जाम क्लियर करोगे, एसडीएम की पोस्ट हमारे हाथ में आएगी, बट हमारा मेन गोल क्या होना चाहिए, आईएएस। आगे की चर्चा करें, इन्होंने 1842 में कर्नाटक के अंदर जो है वो औजार की खोज करी थी, जो प्री हिस्ट्री के पीरियड के औजार यानी कि वेपन्स हम लोग को देखने को मिले थे, क्योंकि वेपन्स के थ्रू ही पता लग रहा था ना भाई, आप किसी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में कैसे जानोगे, वेपन्स के थ्रू। आप कल आईपीएस जो है बनोगे, कहीं पर क्राइम सीन हुआ है तो आप क्रिमिनल को कैसे पकड़ोगे, एविडेंसेस के थ्रू, राइट। ऐसा थोड़ा कि भाई मेडिटेशन किया, आग बंद करी और एकदम क्रिमिनल की फोटो आ गई दिमाग में, ऐसा तो होता नहीं है। आप क्या करोगे, आप एविडेंसेस जो है वो देखोगे, कहीं कोई सिगरेट पीता था कि आप कौन सी सिगरेट थी, ये लाओ, डीएनए पे जो है वो लेके जाओ, है ना। अगर सिगरेट का ठुट पड़ा, अरे बहुत छोटी छोटी चीज से पकड़ाई में आ जाती है चीजें, बहुत छोटी चीज से पूरी गेम क्लियर हो जाता है कि भाई किसने जो है वो चीज करी, और ये आपकी ट्रेनिंग आपको प्रॉपर मिलेगी। तो वही पुराने लोगों को कैसे फाइंड आउट किया, उनके पत्थर, उनके टूल्स, इन सब चीजों से एनालाइज किया कि उनकी एक्टिविटीज कैसी होती थी, राइट। फिर 1935 में हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी पर, शिवालिक हिल्स पढ़ा है हमने ज्योग्राफी के अंदर, शिवालिक लेसर हिमालयस, राइट। तो शिवालिक के बारे में हमने जो डिस्कस किया था, शिवालिक के फुट हिल पे यानी कि शिवालिक के नीचे तलहटी पे पोतवार के पठारी भाग में किया, यानी कि ये खोज इन्होंने यहां पर करी, तो जहां पर ये काफी सारे टूल्स एविडेंसेस पाए गए कि वहां पर ह्यूमंस जो थे वो प्री हिस्टोरिक पीरियड के हम लोग को देखने को मिले थे। भारतीय इतिहास के संदर्भ में थॉमसन नामक विद्वान एक व्यक्ति था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। थॉमसन करके एक व्यक्ति था जिसने इंडिया के अंदर जो, अगर हम बात करें हिस्ट्री की जो खोज है, उसमें अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब ये ही वो व्यक्ति था जिसने पाषाण यानी कि स्टोन एज के बारे में बोला, फिर ब्रॉन्ज एज के बारे में यानी कि कांस्य एज के बारे में बोला, फिर आयरन एज, है ना, लौह युग। तो ये 3 युग का विभाजन थॉमसन नाम के व्यक्ति ने किया। तो आपको दोनों युग के बारे में पता लग गया, राइट, किस प्रकार से डिवीजन होता है, राइट। अब आगे की चर्चा करें, अब आ गया मेन टॉपिक अपना। तो उपकरण का स्वरूप एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन के कारण प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया। तो ये जो पूरे जो प्री हिस्ट्री जो थी वो 3 पार्ट्स में अगेन विभाजित हुई, किस आधार पर, जो हमने बात करी कि नए नए टूल्स है वो मिल रहे हैं, मेटल्स, मेटल्स की खोज हो गई तो एक नई चीज डिस्कवरी हुई, अलग क्लाइमेट में चेंजेस आए तो नई चीज जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही। तो ऐसे करके पूरा पाषाण काल, जिसको पैलियोलिथिक एज हम लोग बोलते हैं, 25 लाख से 10,000 का टाइम पीरियड हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर मीजोलिथिक का टाइम पीरियड जो है वो 10,000 से लेकर 5,000, 4,000, 6,000 का हम लोग को देखने को मिल रहा है। फिर नियोलिथिक, हाँ, इसका ना पूरा पाषाण का 33 लिखा हुआ, 3.3 मिलियन से उन्होंने स्टार्ट कर दिया, दैट्स व्हाई 30 लिख दिया। ये अप्रॉक्स में लिखना है ये पूरी चीजें आपको, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। फिर नियोलिथिक की बात करें तो नियोलिथिक यानी कि न्यू ऊपर आ गया, तो ये 7,000 से लेकर ये 3500 AD का पीरियड हम लोग
को जो है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। नहीं, 7,000 से 3500 बीसी की हम लोग को अभी देखने को मिल रहा है, अभी एडी कहां से आ जाएगा। आगे की बात करें, पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग बात करते हैं, स्टोन एज के बारे में बात करते हैं। तो ये लोग जो थे, आखेटक क्या होता है? आखेटक किसी को पता है? आखेटक, इस वर्ड में कुछ इकट्ठा छुपा हुआ है, इकट्ठा, आखेटक इकट्ठा करने वाले, हंटर्स एंड गैदरर्स। आखेटक और खाद्य संग्राहक, यानी कि ये फूड को जो है वो गैदर करते थे, कलेक्ट करते थे। पूरा पाषाण काल के औजार छोटा नागपुर के पठार यानी कि प्लेन्स में भी मिले हैं, और नर्मदा घाटी में पुरा पाषाण कालीन औजार के साथ मध्य पुरा पाषाण कालीन, अब देखो ये पुरा पाषाण की जो बात हो रही है पैलियोलिथिक की हो रही है, मध्य की बात करें तो मीसोलिथिक। तो इस प्रकार से आप अपने माइंडसेट को जो है वो क्लियर रखना, क्योंकि आपको ये सब वर्ड्स भी जो है पता होना चाहिए। क्या पता आप इंटरव्यू में बैठे हो, अचानक से आपको पूछ ले पुरा पाषाण काल के बारे में बताइए, भाई कोई पता लगे हिंदी लिटरेचर का पैनल व्यक्ति आप मिल गया और आप इतनी मतलब इंग्लिश कॉमन भी यानी कि वर्ड्स अगर नहीं समझ पा रहे हो तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। तो इम्प्रेस आपको ये मान के चलो कि आपको पूरी जनता को इम्प्रेस करना है। आपको अगर कोई टॉपिक पता है तो उसका हिंदी वर्जन भी अगर आपको थोड़ा बहुत ही पता हो तो भी आप लोग के लिए सुपर होना है। तो उस तरीके से चीजों को देखो। अब देखो, नर्मदा घाटी में पुरा पाषाण कालीन औजार के साथ मध्य पुरा पाषाण कालीन जीवाश्म भी हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो नर्मदा घाटी हमारे यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्मदा वैली के अंदर आपको पैलियोलिथिक के भी एविडेंसेस मिल जाएंगे, इवन मीसोलिथिक, इवन नियोलिथिक, तीनों के आपको एविडेंसेस यहाँ पर नर्मदा घाटी पर मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, नर्मदा एमपी क्या पूरे इंडिया की मेजर है, बिकॉज इंडिया को नॉर्थ टू साउथ डिवाइड करती है। प्लस ज्योग्राफी में हमने पढ़ा हुआ है ना कि अरेबियन सी पर वेस्ट पर जो है बहने वाली लिमिटेड रिवर्स में से एक रिवर हम लोग को देखने को मिलती है। मेजर रिवर में तो ये ताप्ती और नर्मदा, ये दो ही नदियां जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, बाकी है काफी सारी, ऐसे नहीं काफी सारी नहीं, बट मेजर रिवर्स। अब देखो, यहाँ के हथनौरा नामक स्थल से मानव खोपड़ी के प्रमाण मिले, ह्यूमन स्कल मिला है, मॉडर्न ह्यूमन स्कल। अब क्वेश्चन ये बनेगा, हथनौरा ये एक बार आ चुका यूपीएससी में, हथनौरा प्लेस आपको ध्यान में रखना, कहा? नर्मदा, होशंगाबाद, इसका नया नाम नर्मदापुरम, राइट। पुरा पाषाण काल को 3 अवस्थाओं में बांटा गया, निम्न, मध्य, उच्च। क्या हमने कल ये डिस्कस किया था? लोअर, मिडिल, अपर, याद आ रहा है? अब मुझे बताओ नया कौन सा है? लोअर नया है, निम्न नया है, या उच्च नया है? उच्च नया है। उच्च नया, फिर गलती निम्न नया है, उच्च लोअर है। उच्च लोअर है, अरे उच्च ऊपर है, निम्न नीचे है। उच्च नया है। नया कौन सा है? निम्न है सर, नया। उच्च नया निम्न है। निम्न मतलब लोअर वाला, है ना, लोअर वाला सबसे पुराना हुआ वो। पुराना हुआ। कल मैंने पुराना पूछा था, आज मैंने नया पूछा है। उच्च। अब दिमाग लगाओ ना, मैंने कल आपको क्या बताया था? मैंने अगर कोई पत्थर फेंका सॉइल पे, लगा लिए सर। राइट, वो नीचे गया तो लोअर हो गया। पुराना हो गया है ना वो। मैंने बोला नया कौन सा? तो नया अपर वाला, यानी कि उच्च। तो निम्न, अब देखो टाइम पीरियड देख लो, इसी यहीं पर देख के बता देते हैं भाई नया कौन सा होगा, जो अभी लेटेस्ट है। भाई उच्च पुरा पाषाण काल लेटेस्ट वाला 40,000 पूर्व, यानी कि अभी नया नया है ये बिल्कुल। फिर उससे पुराना मध्य पुरा पाषाण 1 लाख से 40,000, फिर निम्न पुरा पाषाण यानी कि लोअर वाला हम लोग को 45 लाख से लेकर 1 लाख ईसा पूर्व जो है वो देखने को मिलता है। क्या? आपने मना किया ना कि मैंने कहा उच्च, आपने बोला नहीं उच्च नहीं है, सबने नाम लिया। उच्च पुरा पाषाण, अपर जो है वो नया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो निम्न जो है वो प्रारंभिक चरण, यानी कि लोअर जो है वो सबसे पुराना, पहला स्टार्टिंग पीरियड, और हिम युग में गुजरा। हिम मतलब कोल्ड, ठंडी वाला युग, राइट, क्योंकि ठंडक थी पहले, पूरे स्नो पूरा आइस से कवर्ड था, तो आइस एज, हिम युग किसको बोलते हैं? हिम, अरे वो इंग्लिश में हिम बोलते हैं यार श्लोक को। तो है ना, ये हिम हिंदी वाला है ना, हिम मतलब हिम ठंडी, राइट, आइस बर्फ, गजब। तो ये जो युग था, तो लोअर वाला अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लोअर जो पीरियड जो था, या लोअर जो हमने अभी देखा पुरा पाषाण काल, राइट, लोअर स्टोन एज का पीरियड, तो वो पीरियड था आइस एज से ढका हुआ, या आइस एज की स्टार्टिंग वाला, आइस एज खत्म होने की स्टार्टिंग वाला। फिर 1853 में जॉन इवॉन्स ने मध्य प्रदेश में जबलपुर के नजदीक से प्राप्त पत्थर के औजार का एक विवरण प्रकाशित किया। तो यानी कि लोअर जो हम लोग को ये देखने को मिलती है स्टोन एज वाला
पीरियड, तो उसमें एक व्यक्ति था 1853 में, उसने जस्ट मतलब ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी अभी ये सब चीजों की खोज हुई है, तो उसको जो है पता लगे कि हाँ यार ये मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर में भेड़ाघाट कितनी फेमस हम लोग को जो है वो जगह, धुआंधार वाटरफॉल्स वगैरह, कितनी पुरानी जो है वो जगह है और उन प्लेसेस से इसने जो है बहुत पुराने साक्ष्य प्राप्त कर लिए। अब सोचो आप, मतलब इसका मतलब साफ साफ ये है कि 25 लाख साल पहले से लेकर 1 लाख साल पहले तक के कुछ ह्यूमन के एविडेंस जो वहां पर हुआ करते थे, वो एविडेंसेस मध्य प्रदेश में भी प्राप्त हुए, राइट। सो दैट मींस इट इज वेरी क्लियर कि लोग, अच्छा अभी पता है थोड़ी देर बाद एक इंटरेस्टिंग बात आने वाली है, एक ज्वालामुखी के फटने के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत साल पहले फटा था, जो इंग्लिश में था ही नहीं, हमने ज्वालामुखी फटने की बात, ज्वालामुखी फटा उसके बाद लोग भागे और मरे, वो भी आने वाला है वाला पीरियड। अब आइए, मद्रास के पल्लवरम से पूर्व पाषाण काल के पाषाणोपकरण मतलब स्टोन के इक्विपमेंट्स, टूल्स, स्टोन टूल्स प्राप्त हुए हैं। तो मद्रास के पास में एक जगह है पल्लवरम, तो वहां पे स्टोन टूल्स है वो प्राप्त हुए हैं। और ये उपकरण किस प्रकार के थे? हैंड एक्स हम लोग को, हस कुठार हम लोग को देखने को मिलता था, राइट, उसको मद्रासियन संस्कृति कहते हैं। और इसके अलावा क्लीवर हमने जो है वो डिस्कस किया था, क्लीवर कल आपका होगा उसमें, चॉपर के बारे में तो आपने डिस्कस किया ही हुआ है, राइट। तो इस प्रकार के टूल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, टूल्स को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब देखो इस काल में उपकरण की बात करें तो क्वार्ट्जाइट पत्थर आपको पता है, स्टोन क्वार्ट्ज के स्टोन हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ऐसे पत्थर से बने इस काल के उपकरण है। किस काल की बात करें हम लोग? लोअर की बात कर रहे हैं ना अपन, अभी लोअर की जो है बात चल रही है। तो फिर आगे क्वार्ट्जाइट नामक पत्थर से बने हम लोग को टूल्स है वो इस पीरियड में देने मिले थे। क्या बोलते थे पता नहीं। आगे की बात करें, इसके अंदर दो संस्कृतियां हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है, राइट, दो कल्चर्स। एक होता है, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, लोअर पीरियड में हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, जो प्री हिस्टोरिक का जो पीरियड है, राइट, तो उसमें दो कल्चर थे। अब ये दो कल्चर ध्यान में रखना, एक सोहन कल्चर, ये चीज यूपीएससी एक बार पूछ चुका है, सोहन कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन की सोहन कल्चर किसका था और क्यों इस कल्चर को सोहन कल्चर कहते हैं, मेंस में आ सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो आप, चॉपिंग पैबुला संस्कृति इसको कहते हैं, सोहन कल्चर कहते हैं, सोहन संस्कृति। अब आपको ध्यान में रखना है सोहन संस्कृति का नाम। तो ये संस्कृति जो थी, ये कल्चर जो था वो नॉर्थ इंडिया का हम लोग को देखने को मिला था, और पंजाब की सोहन नदी घाटी और पाकिस्तान में सिंधु नदी की, ये सहायक नदी है, सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी है, राइट। कौन सी नदी? सोहन नदी। तो पंजाब के अंदर है सोहन नदी, और इसके आसपास में रहने वाला जो, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंडस नदी के पास जो है लोग आकर सेटल हुए, वैसे ही सोहन कल्चर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सोहन नदी के पास लोग आकर सेटल हुए। तो इस युग में नॉर्थ इंडिया के अंदर एक सोहन कल्चर था और साउथ इंडिया के अंदर एक मद्रास कल्चर हम लोग को देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट आओ मद्रास कल्चर की तरफ। अब इसके प्रमुख स्थल ध्यान में रखना, पंजाब के आसपास के एरिया, यानी कि सोन नदी के आसपास के एरिया। अब हैंड एक्स संस्कृति, हैंड एक्स संस्कृति मतलब मद्रास संस्कृति जो है उसको कहते हैं हैंड एक्स। हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ी, राइट। अब देखो भारत में मद्रास के आसपास पल्लवरम, यानी कि साउथ इंडिया के अंदर मद्रास कल्चर हम लोग को देखने को मिलता है, इसलिए मद्रासियन कल्चर इसको कहते हैं, मद्रासियन संस्कृति हम लोग इसको कहते हैं। तो यहाँ के टूल्स के नाम पर थोड़ा ध्यान में रखना कि जैसे हैंड एक्स वगैरह हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, और ऊपर ये चॉपिंग पैबुल, राइट। तो ये संस्कृति हम लोग को नॉर्थ की देखने को मिल रही, साउथ की हैंड एक्स वाली, राइट। अब आगे की बात करते हैं, इसके इंपॉर्टेंट प्लेसेस के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान में रखना है, साउथ इंडिया के। इसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग नदी के पास, क्योंकि नदी इंपॉर्टेंट होती है लोगों के सेटलमेंट के लिए, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में स्टार्टिंग में, जब मैंने आपको एक ब्रीफ जो है वो दिया था। इसमें जो औजार, जो टूल्स हुआ करते थे, जैसे कि फ्लेक हम लोग को देखने को मिलते हैं, फ्लेक्स यानी कि पत्थर से चूरा, नुकीला पार्ट को नहीं, चूरा, जो पत्थर का जो चूरा हम लोग को देखने को मिलता है उसको फ्लेक्स जो है वो कहा जाता है। गोल्ड फ्लेक कौन बोल रहा है? फिर इसको फलक संस्कृति जो है वो कहते हैं। किसी के दिमाग में गोल्ड फ्लेक तो नहीं आ रहा? तो आपने ला दिया, अब अच्छा ला दिया। अब देखो इसको फलक कल्चर कहते हैं, फलक कल्चर, फ्लेक्स वाला कल्चर, राइट, ठीक है। पत्थर की पपड़ी जो हम लोग को देखने को मिलती है, ब्लेड्स होती हैं, राइट, स्क्रैपर्स खोदने वाले, तो ये सब टूल्स उन्होंने बनाना जो है वो शुरू कर दिया था।
अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो चार्ट जो यहाँ पर आप लोग के लिए दिया हुआ है बुक में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो नेवासा करके एक जगह महाराष्ट्र के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। झारखंड के अंदर सिंहभूम और पालुक जिला, उत्तर प्रदेश, तो ये सब स्टेट जहाँ से मिले हैं मतलब। हाँ जहां से एविडेंसेस पूरे जो है वो प्राप्त हुए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हम लोग को ये देखने को मिलता है। ये चीज तो आपको नोट्स में लिखना ही लिखना है और याद रखना है। अब देखो तो हमने जो है वो मतलब निम्न की बात करी है, उच्च की जो है वो डायरेक्ट बात कर रहे हैं, राइट। उच्च मतलब अपर वाला, लेटेस्ट वाला, राइट। इस काल का प्रधान औजार ब्लेड्स, फलक हम लोग को जो है वो देखने को मिल रहा है, ब्लेड्स। अब देखो पहली चीज ध्यान में रखो, जो ऊपर होगा वो और भी एडवांस होगा। भाई पहले के लोग उतने एडवांस नहीं थे, वो बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग करते थे, उनको पत्थर काटने की भी टेक्निक्स नहीं पता थी। धीरे धीरे करके उन लोगों ने डेवलप किया और उनको पत्थर काटने की टेक्निक्स पता लग गई। अब देखो, अब ये ध्यान में रखना, बेलन घाटी, बेलन घाटी की अगर हम बात करें तो इसमें मात्र देवी की मूर्तियां, आप देखो धीरे धीरे करके रिलीजन के साथ ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं। भाई देखो पहले ये लोग क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, शिकार कर रहे थे, कच्चा मांस खा रहे थे, फिर आग जली, राइट, रहना शुरू किया, पकाना शुरू किया, फिर धीरे से रिलीजन आया। क्योंकि जब लोग एक साथ धीरे धीरे करके डेवलप होंगे तो रिलीजन भी तो डेवलप होगा। इनका आ गया रिलीजन। अब वो रिलीजन ऐसे हम लोग को पता लगा कि यहाँ पर मात्र देवी की एक मूर्ति जो है वो मिलती है, यानी कि एक ऐसी मूर्ति उस पर्टिकुलर पुराने पीरियड ऑफ टाइम की, जो ये एविडेंस हम लोग को दे रही है कि भाई उस समय पर लोग बाग जो है वो कहीं ना कहीं गॉड पर बिलीव करना उन्होंने शुरू कर दिया था, भगवान पर बिलीव करना शुरू कर दिया था। और विंध्या क्षेत्र, विंध्या क्षेत्र कौन सा, सेंट्रल वाला, विंध्याचल, राइट। तो यहाँ पर हम लोग को जो है वो देखने को मिला, और भीमबेट का तो आपको ऑलरेडी जो है पता है। तो ऐसी काफी सारी चीजें, काफी सारे एविडेंसेस यहाँ से प्राप्त हुए। तो ये देखो, ये स्थल के नाम थोड़ा सा ध्यान में रखना। बेलन वैली के बारे में अगर आपसे पूछ रहे तो वो उत्तर प्रदेश वाली हम लोग को देखने को मिलती है। सोन घाटी उत्तर प्रदेश अगेन, झारखंड सिंहभूम, सिंहभूम तो आपको पता ही होगा, झारखंड डिस्ट्रिक्ट। फिर मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग एरियाज। तो ये जो इतने भी स्थल यहाँ पर लिखे हुए हैं ना, ये पूरे आपको याद रहने चाहिए, और मल्टीपल टाइम्स आपको इसको जो है पढ़ना है। ये प्रीलिम्स में आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सुनो, अब स्टोन एज की हम कुछ विशेषताओं के बारे में डिस्कस करेंगे, फीचर्स के बारे में, जो आपको मेंस में पूछा जा सकता है, राइट। स्टोन एज के फीचर जो है वो क्या क्या है, तो वृक्षों की, अब देखो इन लोग को ऑलरेडी पता है कि ये लोग क्या करते हैं, पत्ती खा रहे हैं, फूल खा रहे हैं, राइट, फ्रूट्स खा रहे हैं, राइट। जो भी चीज उनको रॉ फॉर्म में मिल रही है वो ये खा रहे हैं, स्टोन एज वाले लोग, अर्ली मेंस, राइट। तो पत्तियों, जो वृक्ष की छाल, पशु, यही अपने मतलब इससे अपने आप को ढकते भी थे, ये लोग खा भी रहे, रॉ मटेरियल्स खा रहे हैं, अपने आप को इन्हीं सब चीजों से जो है ढक रहा है। फिर इसके अलावा कृषि और पशुपालन और बर्तन निर्माण, क्या उस समय होता था, नहीं होता था, एग्रीकल्चर नहीं होता था, बर्तन बनाना नहीं आता था इन लोग को, राइट। पशुपालन उतना अच्छे से ये लोग नहीं जानते थे, ऐसे ही जानवरों को पाल लिए तो मारने के पर्पस के लिए पाल लिए, कोई आया मार दिया उसको, राइट। फिर इसके अलावा क्या इनका कोई आवास और निवास था, क्या रहने की जगह थी इनके पास, बिल्कुल नहीं थी, ओपनली रहते थे ये लोग, राइट। क्या ये आग, स्टोन एज के पीरियड में क्या आग की नॉलेज थी इनके पास, नहीं थी, बाद में आकर इनके पास नॉलेज हुई। तो ये फीचर्स लिखेंगे आप। वो तो गलती से लग गई थी, फिर उनको समझ आया। हाँ गलती से हो, हाँ, कोई भी डिस्कवरी होती गलती से ही होती है, कोई जानबूझकर होती नहीं किसी भी चीज, राइट। फिर घुमक्कड़ या खाना बदोश, ये हम लोग को, खाना बदोश यानी घूमने वाले लोग, राइट, जिनका कोई ठिकाना नहीं। मर्चेंट इज नॉट काइंड ऑफ आल्सो, मर्चेंट इज डिफरेंट यार, ट्रेड के लिए मर्चेंट बोलते हैं ना, तो ये ट्रेड कहां से कर रहे हैं, घूम रहे हैं बस ऐसे ही कि चलो यार निकलते हैं आज। जंगलों से प्राप्त जो भी चीज है, फल फूल जो मैंने आपको बताया, वो सब कुछ खा लेते थे। लेक पे ज्यादा ध्यान है, करना वरना नहीं, अभी सिलेक्शन हो उसके बाद करते रहो, क्या दिक्कत है, तुम्हें छोड़ो, छुरा नहीं लिखा, मत करना, जरूरी नहीं है। अब देखो 2022 में शोधकर्ताओं की एक अंतरराष्ट्रीय टीम ने भारत की सोन नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर देखो, ये लेटेस्ट है करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2020 में जो रिसर्चर जो है उनकी एक इंटरनेशनल टीम जो थी, उन्होंने भारत की सोन नदी घाटी में 80,000 से 65,000 साल पुराने मनुष्य की निरंतर उपस्थिति के प्रमाण खोजे हैं। इनने बताया कि 80,000 से 65,000 साल पहले ह्यूमंस यहाँ पर रहते थे, इंडिया के अंदर, राइट। अब आप देखो एक चीज, इंडस वाली सिविलाइजेशन कहाँ का था, कौन सा पीरियड, आज से 5,000 साल पुराना, हाँ 8 से 5,000 साल पुराना, ब्रॉन्ज एज था वो, चालकोलिथिक नहीं,
चालकोलिथिक उससे पहले का पीरियड है। चालकोलिथिक कॉपर पीरियड हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है ना। कौन से? अच्छा, अब देखो आज से 5000 साल पहले हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन का वो देखने को मिलता है, राइट। अब कहाँ 5000 साल और कहाँ 80,000 से 65,000 साल यार। तो ये वो वाली चीज होती है ना कि कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर कुछ है। अब इसमें चौंकने वाली बात नहीं है, क्यों? इनने तो ये खोज कर दी इंटरनेशनल टीम ने। चौंकने वाली बात इसलिए नहीं क्योंकि नर्मदा नदी की वैली जो है वहां पर 25 लाख से लेकर 1 लाख साल पुराने भी एविडेंसेस मिल गए, जो मैंने भी आपको बताया थोड़ी देर पहले, राइट। बट ये अभी लेटेस्ट खोज है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान में रखना, कनेक्टिविटी बनाए रखो। अच्छा, इस खोज से फायदा क्या मिल रहा है भाई? इनने ये चीज खोज दी भाई, इतने पुराने समय से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, फायदा क्या? अब फायदा सुनो। मानव आबादी की पहली उपस्थिति तथा अफ्रीका से मानव विसरण यानी कि डिस्पर्सल को समझने में ये हेल्प करेगी। यानी कि थ्योरी ये बताएगी कि यार इतने समय पहले अगर मॉडर्न ह्यूमन यहाँ पर आ रहा है तो दैट मींस अफ्रीका से वो डिस्प्लेस हुआ है, अफ्रीका से वो वहां से निकला है। तो इस थ्योरी के एविडेंसेस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर यहाँ पर आ रहा है। हाँ, अंदर घुस गए थे, बहुत सारे लोग मर गए थे, बिल्कुल सही, सही है ये, बिल्कुल कोई गलत थ्योरी नहीं है। नहीं होती है अगर आप, हाँ, डिजास्टर के समय में क्या होता है, कैसा अलग हुआ है? आप देखो ना, हाँ, आप अर्थक्वेक की बात करो अगर आप, तो अर्थक्वेक इज अ सडन इंसिडेंट, राइट। अब उसमें हमने अर्थक्वेक को बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। हमने एक टॉपिक ये भी पढ़ा था कि नीचे धरती जब धस जाती है तो धरती नीचे एकदम से सडनली धसेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि दिक्कत तो होगी। क्या नहीं, लार्ज में नहीं, बट अब आप लार्ज मतलब धरती के लिए लार्ज बहुत सेंटीमीटर्स भी अगर हम की उसकी बात करें ना, इवन पता आपको एक चीज, ये धरती जो गोल घूम रही है, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि एक दिन में धरती गोल घूमती है, और हमें क्या पढ़ा है बचपन से कि धीरे 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 धरती जो है वो गोल घूम रही है, हर एक घंटे में कुछ डिग्री जो है वो लेती है। बट रियलिटी इज दैट धरती गोल तो घूम रही है बट धरती बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। जब उसका एक्चुअल जो नासा ने वीडियो रिलीज किया था वो देखोगे तो होश हो जाएगा। मतलब ये इतनी तेज मूवमेंट है क्योंकि इतनी बड़ी है भाई, और इतनी तेज मूवमेंट है, ये कहा जा रहा है कि 1 सेकंड या 1 मिली सेकंड के लिए धरती अगर रुक जाएगी ना तो पूरी नष्ट हो जाएगी। मतलब आप सोचो, आप हाँ अचानक से ब्रेक, आप सोचो कि आप 100 की स्पीड में जब जा रहे हो और एकदम से ब्रेक लगाओगे बाइक में, तो आप उचक के आगे नहीं फेंका जाओगे, आपने जो है डिस्क मार दिया तो स्टॉपिंग तो दूर की बात है, आप तो आगे जाके जब रोल आउट हो जाएगा आपका। सेम वो चीज उसने ब्रेक मारा तो सब आप फेंका जाएंगे। एक और थ्योरी वो चाइना ने इतना बड़ा डैम बना दिया कि 0.2 सेकंड में गलती से मतलब डैम टूटा तो आधा चाइना डूब गया। बिल्कुल ये वाले चाइना बहुत सारी चीजें करता है। अब देखो, अब वापस बैक टू द टॉपिक। अब देखो अफ्रीका तक की कहानी क्या हो गई, पढ़ा था ना, हाँ पढ़ा था नहीं मैं आपको ही बोल रहा था, मैं इन और सबको बोल रहा था। तो प्रभा बोलेगी वैसे ही मैं आजकल वो तो वैसे ही मैं सोता रहता हूँ एकदम बीच में उठ के मैंने बोल दिया। चलो जल्दी। इस सामान्य दृष्टिकोण का खंडन करता है कि आधुनिक मानव का 50,000 वर्ष पूर्व ही अफ्रीका से बाहर विचरण हुआ। तो जनरली लोग बोलते हैं कि 50,000 ईयर्स पहले ही अफ्रीका से लोग आए हैं, बट इन्होंने बता दी कि नहीं भाई 65,000 पहले। बट एक थ्योरी हमें ये भी देखने को मिल रही है कि भाई इंडिया के अंदर नर्मदा वैली में स्कल्स वगैरह प्राप्त हुए हैं बहुत पुराने समय के, यानी कि स्टोन एज के पीरियड के, स्पेशली लोअर पीरियड के जो है एविडेंसेस प्राप्त हुए जबलपुर से, अभी हमने डिस्कस किया, राइट। अब आगे नहीं, अफ्रीका से ये बात तो कंफर्म है कि ह्यूमंस जो आए हैं वो अफ्रीका से आए हैं, और अफ्रीका से ह्यूमंस जो है वो अलग अलग जगह पर गए हैं और इंडिया के अंदर ये पहुंच गए। आप ये एविडेंस लिख सकते हो मेंस के आंसर में कि 2020 की एक रिसर्च कह रही है कि इंटरनेशनल टीम के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने ये एविडेंस जो है वो दे दिया है कि 65,000 से 80,000 साल क्या हो गया, मुस्कुरा क्यों रहे हो, 65,000 से 80,000 साल के टाइम पीरियड पे पुराने लोग जो है वो यहां पर आकर सेटल हुए हैं, राइट, उस समय के पीरियड के। अब देखो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, टोबा ज्वालामुखी, टोबा वॉल्केनो, इसका विस्फोट होता है लगभग 74,000 ईयर्स पहले, ये फटता ज्वालामुखी। और अब ये देखो टोबा थ्योरी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन आ सकता है या टोबा वॉल्केनिक थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ये चीज आपके इंग्लिश में नहीं थी और ना मैंने आपको नोट्स में बताई थी पहले, राइट। इसलिए अपन जो बोलते हैं ना कॉम्प्रिहेंसिव सब चीज कवर अप कर रहे हैं,
उसको लगता नहीं है कि हम एक भी चीज छोड़ नहीं रहे। अब देखो आप समझ रहे हो, तभी 80% का क्लेम है। अब देखो टोबा ज्वालामुखी विस्फोट, अब यहां बात ध्यान सुनो। अब आपसे प्रीलिम्स में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, क्या पता ये थ्योरी ना पूछे, आपसे पूछ ले टोबा वॉल्केनो कहाँ है बताओ, कहाँ था? सुमत्रा, सुमत्रा कहाँ पे? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। और आपको मैंने पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, मैंने आपको पैसिफिक रिंग ऑफ फायर टॉपिक जो है पढ़ाया हुआ है। और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर एक ऐसी प्लेस है धरती के अंदर जहां पर सबसे ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है, मतलब वहां पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक, सबसे ज्यादा वॉल्केनो वाली एक्टिविटी होगी, राइट? क्यों? क्योंकि वहां पर सर्कम पैसिफिक बेल्ट्स हैं। अब देखो बात ध्यान से, यहां पर देखिए सुमत्रा, सुमत्रा के टोबा ज्वालामुखी में सुपर विस्फोट हुआ, एक बहुत तेज फटा ये ज्वालामुखी, और 1 दशक से अधिक लंबे समय की अवधि के लिए यहां पर शीत मौसम हो गया। अब पॉइंट यहां पर ज्योग्राफी का आता है। अब देखो हिस्ट्री के अंदर ज्योग्राफी रिलेट कैसे करोगे? ज्वालामुखी फटा, अब ये बोल रहे हैं ज्वालामुखी फटने के बाद जनरली गर्मी होनी चाहिए, बट यहां पर ठंड हो गई। अब मैंने आपको ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट क्लियर किए, क्यों ठंड होती है? क्योंकि जो गैस होती है ना वो सब आग नहीं देगी नीचे, क्या बेस गैस रिलीज हो गई क्लाउड और उस गैस ने क्या किया? क्लाउड फॉर्म कर दिया, एक लेयर जो है वो फॉर्म कर ली, राइट? अब सनराइज जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। जब जब सूर्य की किरणें अंदर नहीं आ पाएंगी तो हीट कहां से होगी? यही तो आइडिया दिया साइंटिस्ट ने ग्लोबल वार्मिंग कम करने का। बट ये आइडिया लॉन्ग टर्म के लिए बहुत खराब है। ये चीज अपने करंट अफेयर्स में डिस्कस करी थी। अब आप देखिए इधर, वापस आओ बैक टू द टॉपिक। 1 दशक यानी कि ज्वालामुखी फटा 74,000 साल पहले। 1 दशक मतलब दशक किसको बोलते हैं? 10 साल। इनने बोला 10 साल से लंबे समय के लिए यहां पर ठंडा मौसम हो गया, राइट? क्योंकि इंपैक्ट उसका 10 इयर्स तक रहा। अब आप ध्यान सुनिएगा, ये विस्फोट पिछले 2 मिलियन वर्ष में सबसे बड़ा विस्फोट माना गया था। और इसके बाद इस ज्वालामुखी जनित शीतकाल से, यानी कि इस ज्वालामुखी के कारण जो ठंडी बढ़ गई थी, उसके कारण पृथ्वी की सतह लगभग 1000 साल तक ठंडी रही। सोचो आप, तो बहुत है, अपने आप हम गुजर जाएंगे आराम से। क्या नहीं, अपन तो गुजर जाएंगे, बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है भाई? हम ऐसे ही ह्यूमन देगा वोल्केनो फटा तो ठंडी बढ़ जाएगी। ठंडी, ये ज्योग्राफी की क्लास पढ़ो। ये होता है इसलिए, बहुत सिंपल सी चीज है, गैसेस ऊपर अटक गई, सन की लेयर डायरेक्ट धरती पर नहीं आ पा रही है, तो सन की लेयर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, राइट? तो ये बहुत बड़ी खराब चीज है। ये मान के चलो, ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत खतरनाक है। अब देखो ये बोल रहे हैं कि 1000 सालों तक, यानी ज्वालामुखी फटा, उसका इंपैक्ट 10 साल तक तो ठंडा करेगी, बट 1000 सालों तक धरती की जो लेयर जो थी वो ठंडा हो गई, राइट? अब आप सुनो, ये देखो, आप इधर देखो, इससे मानव यानी कि होमिनियंस की विशाल आबादी नष्ट हो गई। डायनासोर उसके पहले बने। बहुत पहले थे वो, तो बहुत पहले एज था, ह्यूमन से पहले वाला एज हम लोग को जो है वो देखने को मिला था। सर वो नहीं पढ़ेंगे डायनासोर वाले। अरे क्या करोगे, डायनासोर वाले एज को पढ़ गए यार। लेकिन ना उसकी वाले ने तो पता भाई लोगों को, आर्कियोलॉजी ने। हाँ लोगों को पढ़ा, बट अपन को साइंटिस्ट थोड़ा बनना है, आपको ब्यूरोक्रेट बनना है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखो बस आप, राइट? अब आगे की बात, क्योंकि अपन पढ़ेंगे सिर्फ उतना जितना जरूरी है, राइट, जिससे आपका सिलेक्शन होगा। आगे की बात करो, भारत का जो पुरातात्विक साक्ष्य इन सिद्धांतों का समर्थन नहीं करता। इंडिया बोलता है कि फालतू की बात है, ऐसा कोई लोग इतने ज्यादा मात्रा में मरे नहीं है, राइट? ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। ये बोल रहे हैं कि एशिया की आबादी जो है कम हो गई, इंडिया में ऐसे कोई आबादी कम नहीं होती है, थोड़ी बहुत हुई होगी, समझ में आ रहा है, बट एकदम से इतनी ज्यादा आबादी कम होना कोई वो नहीं है, मजाक छोड़ना है। फिर देखो ज्वालामुखी शीतकाल यानी कि वॉल्केनिक विंटर, ये बात आप लोग जानते हो, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी में क्लियर किया था। अफ्रीका के अलावा संपूर्ण मनुष्य जाति नष्ट हो गई तथा ये आबादी अफ्रीका से विसरित हो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बस गई। अब जब क्या होता है, एकदम से कोई इंपैक्ट पड़ता है किसी चीज का, तो लोग अपना घर छोड़ के भागते हैं। अब कोई फॉर एग्जाम्पल अचानक से ऐसा, मैं नहीं चाहूंगा लाइफ कभी हो, अचानक से कोई ऐसा इंपैक्ट हुआ कि हिमालय नष्ट हो गए, जो अभी बोला है साइंटिस्ट रिसर्चर ने कि हिमालय नष्ट होने एक बड़ा अर्थक्वेक आएगा और हिमालय गायब हो जाएगा। तो हिमालय जो है वो, हाँ ये चीज रिसर्चर्स ने अभी कही है, अभी नहीं टाइम है,
मतलब इतना टाइम नहीं कि अपन रहेंगे नहीं, बट हम लोग इतनी तो व्यवस्था करके जाएंगे कि ऐसा ना हो, ये रट्टा टले, क्योंकि ह्यूमंस का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए ना कि यार फ्यूचर, अब देखो यार इलॉन मस्क है, मार्स में हैबिटेशन को डेवलप कर रहा है, क्या वो खुद रह पाएगा? नहीं रह पाएगा, बट वो एक सोच, एक विजन जो है बनाकर चला जाएगा, राइट? दिस इज इंपॉर्टेंट, और लाइफ में उसका नाम हमेशा जो है वो लिया जाएगा। तो अपन को ऐसा इंसान बनना है ना, ऐसे थोड़ा ना कि अपन तो मजे करो, भाड़ में जाए सब चीजें, तो वो भी मतलब नहीं। अगर ऐसा होता तो बोस कर मोदी जी पूरे उसमें है, तो उसमें है, हाँ। काम भी तो कर रहे हैं भाई, है नहीं, बोस नीचे कैप्सूल छोड़ना, मार्स पे सब सब सब, क्योंकि वो जरूरी होता है एक इंसान के लिए। आप भी जब एडमिनिस्ट्रेटिव या बड़ी पोस्ट पे जाओगे, आप राजा बनोगे, तो आप यही चाहोगे ना कि अरे हिस्ट्री में बच्चे मेरे बारे में जो है वो सुने, पढ़े, मेरा नाम होना चाहिए। ईमानदारी फ्यूचर, बोस की बात कर लो, पटेल की बात कर लो, दीज आर द पीपल, वो फेमस इतने नहीं हुए, बट उनका नाम बहुत ज्यादा अलग अलग एक्टिविटीज में हम लोग को देखने को मिला। भगत सिंह को ये- भगत सिंह, कितने सारे, सावरकर, वीर सावरकर, राइट? तो बहुत सारे। अब अभी देखिए शायद वो कैप्सूल का मूवी सुनते हैं, दुबई से लेके इंडिया तक, नीचे अंडरग्राउंड बन गए मैग्नेटिक, मैग्नेटिक जो मैग्नेट ट्यूब्स को रिपेल करके चलेगी वो, मतलब अच्छा हाँ, वो अंडर वाटर, में आप दुबई पहुंच जाओ। अंडर वाटर ट्रेन, अंडर वाटर लोग की बात हाइपरलूप, उसका एक्सपेरिमेंट दुबई वाले आईआईटी से नहीं, पर ये अभी इसका डेवलपमेंट शुरू कहाँ हो रहा है? ये possible अमेरिका की नहीं है। नौकरी के आने वाले 10 साल तक तो कुछ possible अभी नहीं है, अभी नहीं, अभी हम अपने बारे में थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं, और अभी मेनली फोकस जो है वो सोलार के ऊपर है, रिन्यूएबल के ऊपर, मेन पूरा इन्वेस्टमेंट वहां पे हम लोग डाल रहे हैं। तो ये तो सब जल्दी बना दो। हाँ, जमीन और इसके बीच में थोड़ा और मट्टी। अब आ गया ज्वालामुखी शीतकालीन, वॉल्केनिक विंटर। तो अफ्रीका के अलावा संपूर्ण मनुष्य जाति नष्ट हो गई, और हम लोग को देखने को मिला कि आबादी अफ्रीका से अलग अलग हुई, अलग अलग जगह पे जाने लगी, क्योंकि इन लोग सहन नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी थ्योरी खत्म होती है? कौन सा वॉल्केनो? इंडोनेशिया वाला नाम टोबा, राइट? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये चीज आप ध्यान में रखना। आगे बढ़, आगे करते हैं। देखो सोन रिवर, सोन नदी भारत के मध्य प्रदेश राज्य से निकलकर उत्तर प्रदेश झारखंड की पहाड़ी से गुजरते हुए पटना के समीप गंगा नदी से मिलती है, राइट? पहला पॉइंट। अब सोन नदी के बारे में बात करें तो सोन नदी का बालू क्या होता है? रेत। सोन नदी की रेत का रंग जो है वो पीला होता है, इसलिए वो नदी जो है वो थोड़ी सी गोल्डन टाइप की नजर आती है, इसलिए उसका नाम सोन नदी रख दिया गया। पहला पॉइंट। अब मध्य पाषाण काल के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर भी सोन नदी पर भी इसके एविडेंसेस जो है वो पाए गए। मध्य पाषाण मतलब मिडिल वाला, कौन सा? मीजो, ठीक है। विंध्या वाला क्षेत्र, यहाँ पर छोटे छोटे पत्थर, क्योंकि देखो पहले लोअर स्टेज की बात करें, पहले एज की बात करें, पैलियोलिथिक की बात करें, तो पैलियोलिथिक वाले पीरियड में बड़े स्टोन्स देखने को, फिर स्टोन्स के साइज धीरे धीरे करके छोटे होंगे, वेपन्स भी जो होंगे धीरे धीरे करके शार्प होंगे, राइट? तो ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिली। इसका रिसर्च जो है वो इस चीज पर जो है वो कंडक्ट की गई। अब देखिए, अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इस पीरियड में क्लाइमेट चेंज हुआ, जलवायु में परिवर्तन हुए, आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी हम लोग इसको बोलते हैं, इस पे कमी हुई, और तापमान जो है उसमें इंक्रीज हुआ, यानी कि टेम्परेचर राइज हो रहा है, ह्यूमिडिटी जो है वो कम हो रही है, राइट? यानी कि एयर में नमी जो है वो कम हो रही है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, यानी कि ड्राई टाइप का थोड़ा सा एनवायरमेंट क्रिएट हुआ। दैट इज सुटेबल फॉर प्लांट्स टू ग्रो, दैट इज सुटेबल फॉर प्लांट्स टू ग्रो, राइट? फिर आगे की जो है बात करें तो इसके कारण चारागाह मैदानों में एवं सघन वन का विकास हुआ। अब देखो प्लेन्स, ग्रासलैंड्स, ये सब चीजें जो है बनती जा रही है, फॉरेस्ट जो है वो डेवलप होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक ऐसा पीरियड जो है वो आ गया जिस पीरियड में टेम्परेचर बढ़ रहा है, प्रॉपर ऐसा है कि जहां पर क्रॉप्स अच्छे से ग्रो हो सकते हैं, फॉरेस्ट अच्छे से जो है वो ग्रो हो सकता है। तो अब जब ऐसा टेम्परेचर आएगा, जब क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, उससे आपको डायरेक्ट लिंक करना है फूड को। क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, दैट मीन्स कि फूड रिसोर्सेज ज्यादा मात्रा में आते आ रहे हैं। जब फूड रिसोर्सेज ज्यादा मात्रा में आएंगे तो नो वन विल डाई हंग्री, दैट मीन्स कि ह्यूमन की ग्रोथ होगी, कोई भूखा नहीं मरेगा, ह्यूमन जो है वो ग्रो करेगा, ह्यूमन जो है वो डेवलप करेगा। तो टेम्परेचर चेंज होने के कारण, क्लाइमेट चेंज होने के कारण ह्यूमन ग्रोथ जो है वो बढ़ना शुरू हो गई, राइट? तो इसी चीज में देखिए आप पेड़ पौधे, जीव जंतु में भी परिवर्तन हुए, चेंजेस आए, क्योंकि हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्थ साइड चले जाओ, हिली एरियाज पे, पहाड़ी क्षेत्रों में, तो आप देखोगे कि लोग वहां के हट्टे कट्टे जो है थोड़ा नजर आते हैं, उनकी जो बॉडी जो हम लोग को देखने को मिलती है थोड़ी जटिल स्ट्रॉन्ग नजर आती है, कि वो क्लाइमेट से जो है वो थोड़ा सा वो हो जाए, डील कर पाए।
आप साउथ साइड पे जो है वो देखेंगे तो वहां पर आपको लोग अलग टाइप के जो है वो नजर आएंगे, राइट। मतलब क्योंकि वहां पर ह्यूमिडिटी जो है वो काफी ज्यादा है, बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। राइट। क्रिश्चियन भी होते हाँ नहीं, वो तो डिपेंड, वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। हैं। नहीं मैं कृष्ण, हाँ, जनरल यूरोप में रहने वाले लोग अलग टाइप के रहते हैं, राइट। उनका समझ ले लो। राइट। आगे की जो है चर्चा करते हैं। तो जल बहाव की मात्रा एवं मीठे जल यानी कि फ्रेश वाटर के सोर्सेज जो है वो मतलब काफी ज्यादा हम लोग को नजर आने लगे। पेड़ पौधे और जीव जंतु में भी परिवर्तन जो है वो होना शुरू हो गए। अब उपकरण के आकार में उपकरण यानी टूल्स आकार में बहुत छोटे छोटे हम लोग को नजर आ रहे थे, जिसके कारण लोग फिशिंग कर पा रहे थे, अच्छी तरीके से जो है फ्लैश को जो है वो चीर पा रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हम लोग को देखने को मिल रही। फिर आगे की बात करें और सूक्ष्म पाषाणिक उपकरणों का निर्माण किया गया, यानी कि अच्छे, हम लोग को पहली बार देखने को मिला कि अच्छे टूल्स है वो बनाना शुरू हो गए। माइक्रोलिथिक, बहुत छोटे, बहुत माइक्रो, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग, ये टूल्स के नाम थोड़े से बस आपको ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं है। छोटे छोटे जानवरों के शिकार करने में भी ये एडवांस हो गए, राइट, बेस्ट हो गए, ठीक है। शिकार के लिए मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुएं बटोरकर पेट भरते थे और आगे चलकर वे पशुपालन भी करने लगे। क्योंकि अब देखो बीसोलिथिक पीरियड के बाद न्यू एज पीरियड, नियोलिथिक पीरियड हम लोग को जो है वो देखने को मिलेगा। और न्यू एज पीरियड में, नव पाषाण काल में हम देखेंगे कि इनको आग जलाना भी आ गया, ये सेटल भी होने लगे, ये एग्रीकल्चर भी करने लगे, बहुत सारी एक्टिविटीज की अब शुरुआत होना शुरू हो गई, राइट। अब ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ध्यान में रखना। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से पाषाणोपकरण मतलब कि स्टोन टूल्स मिले हैं भीमबेटका से। और मानव अंत्येष्टि, अंत्येष्टि किसको कहते हैं? फ्यूनरल सेरेमनी को बोलते हैं, अंत्येष्टि हो रही है इनकी। तो मानव अंत्येष्टि के साथ साथ उत्तर पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक की चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। तो आपको पता है भीमबेटका के अंदर चित्र हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं काफी सारे, राइट। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागौर से पशुओं की हड्डियां बड़े पैमाने पर मिली हैं। तो अब देखो, आपको ये लोकेशन ध्यान रखनी है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछाएगा बागौर कहां पर है, बताओ। अभी बताया मैंने, देखने की जरूरत नहीं है उसमें। बागौर कहां पर है? और कोई नाम नहीं लिया मैंने, एक और नाम आखिरी लिया, वो बता दो। राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि भीलवाड़ा जिले में बागौर। और आदमगढ़ कहां पर है, कौन सी स्टेट में? मध्य प्रदेश। ध्यान से सुनो यार, ध्यान से सुनो। कुर्सी उठा रहे हो, ये कर रहे हो, कुर्सी उठानी है क्या? कलेक्टर बन गए? एक्टिविटी है। अरे यार अभी पहले पढ़ ले, भीमबेटका चले, जल्दी आओ। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में आदमगढ़ और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में बागौर से पशुओं की हड्डियां बड़े पैमाने पर मिली हैं, राइट। एनिमल के बोन्स वगैरह जो है वो प्राप्त हुई। ये लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, प्रीलिम्स में आएगा। वो नींद आ रही है सबको, क्या होता है? हाँ माना मैंने, थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट है, बट इसको बोरिंग क्यों मान रहे हो यार? इसी से तो सिलेक्शन होना है आप लोगों का, थोड़ा एक्टिव रहो। एक बार 12th फेल जो मूवी है वो देखी है किसी ने? देखना, 2 बार देखी है। 2 बार देखी है। क्या सीख मिली है उस मूवी में? नहीं ऐसे अपन सिर्फ मूवी ऐसे देख के बस आ जाते हैं, एंटरटेनमेंट। क्या सीख मिली है? क्या जिद? और कुछ? और कोई सीख मिली? और तो कोई अपना नहीं होता। और कोई अपना नहीं होता। अच्छा, जब भी उसने हेल्प करी बेचारी की, और उसके दोस्त ने। आपने ये उसका स्ट्रगल देखा नहीं? वो बंदा चक्की में बैठकर इतने शोर में सिर्फ पढ़ रहा है, उसको कोई कंफर्ट नहीं था। और ये रियल स्टोरी है मनोज शर्मा की। वो बंदा 3 घंटे सो रहा था बस। आपको जो भी अब चीजों को समझो यार, आपको लाइफ में इतना कंफर्ट मिला है, यू शुड बी थैंकफुल टू दैट कंफर्ट। मजाक मस्ती नहीं, पता है? मजाक मस्ती नहीं, पता है? ये मजाक मस्ती में पता है
क्या होगा, 4-5 साल ऐसे ही निकल जाएंगे, फिर पता लगेगा कि यार क्या गलती कर दी यार, उस समय कोई इंसान बैठ के सामने बोल रहा था, मैंने सुनी नहीं उसकी बात। ये मैं आपको बता रहा हूँ, लिटरली ये होगा। अगर अभी सीरियस नहीं होगा ना, तो 5-6 साल बाद एक दिन याद करो, बोले काश यार उसकी सुन ली होती, वो रोज बोलता था, अपन तो अपनी मस्ती में थे। तो वो दिन अपनी लाइफ में नहीं आना चाहिए। वो दिन अगर आ गया तो फिर गेम इज ओवर यार। और आपने अगर सोच के रखा कि 2026 में देना है, तो दैट मींस आपको लग रहा होगा कि अरे यार अभी तो 2023 ही चल रहा है, या 2025 में देना, तो अरे तो अभी 2023-24 ही तो हुआ है। वही 23-24 तो हुआ है। अब समय बीतते हुए टाइम नहीं लगेगा, एंड जब वो डी डे सामने आ जाएगा, फिर बोलोगे अरे ऐसे ऐसी इस बार छोड़ देते हैं, अगले साल करेंगे, फिर वही मस्ती में अगले साल भी निकल जाएगा, फिर अगले साल। तो ये गेम पर फोकस ही मत करो, अरे एक बार में निकालो, मस्ती करो, मना नहीं करता, बट पढ़ाई के समय पढ़ाई। अभी मैंने एक लाइन बताई, उसका आंसर ही नहीं पता, अभी का नहीं पता, तो मैं पिछला पूछ लूंगा तो फिर वो भी नहीं पता होगा। फिर चलो आगे की बात करते हैं। एनीवेज, तो जिसका समय लगभग हम लोग को पशुपालन जो थे यहाँ पर, उसके फैक्ट्स जो है वो मिले, रिकॉर्ड्स जो है वो मिले कि लोग यहाँ पर जो है वो पशुओं को जो है वो देखभाल जो है वो करते थे। पशुपालन क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, है ना। तो पशुपालन हम लोग को देखने को मिलता था, यहाँ पर होता था, और इसका समय लगभग 5000 वर्ष पूर्व जो है वो माना गया। 5000 ईयर्स पहले इन लोगों ने डेवलपमेंट जो है अच्छा खासा करना शुरू कर दिया। बट यहाँ पर पशुपालन अर्थव्यवस्था नहीं थी, यानी कि एनिमल हस्बेंड्री इकोनॉमी नहीं थी। क्यों नहीं थी? मार्केट नहीं था, एग्जैक्टली। दे वर जस्ट किलिंग एनिमल्स, वो जानवरों को मार रहे थे खाना खाने के लिए, अपने खुद का पेट भरने के लिए। जैसे आपको याद होगा, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज 2 प्रकार की होती है। एक खुद के लिए होती है कि किसान जो है वो खुद के लिए जो है वो कर रहा है, और एक कमर्शियल होती है, खुद सरप्लस नहीं, एक कमर्शियल एग्रीकल्चर हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है, और एक और एग्रीकल्चर होता है जो खुद के लिए होता है। मुझे भी उसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैंने पढ़ाया हुआ आप लोग को याद भी, राइट। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एक हम लोग को, जो खुद के लिए हम लोग को देखने को मिलता है, और एक होता है कमर्शियल जो मार्केट के लिए। तो इन लोग खुद के लिए खा रहे थे, इन लोगों ने बोला कि हमें खुद शिकार करना है, खुद खाना है, खुद अनाज उगाना, खुद खाना है। तो इसलिए यहां पर कोई भी इकोनॉमी नहीं थी। इकोनॉमी हम किसको बोलते हैं? जब कहीं ना कहीं ट्रेड हो रहा हो, बट यहां पर कोई ट्रेड नहीं था। आगे की बात करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, मध्य पाषाण काल यानी कि मिडिल स्टोन एज की अगर हम बात करें, तो इसमें मनुष्यों के निवास बनाने की आरंभ, मतलब इन्होंने कोशिश कर दी कि भाई अब हम एक सेटलमेंट हाउस में रहेंगे। जैसे कल हम डिस्कस कर रहे थे कि उन्हें पशुओं के लिए एक अलग दीवार जो है वो खड़ी करवा दी, पशुओं को अलग रखा। कुछ लोगों ने बोला कि नहीं भाई मैं तो घर के अंदर रहूंगा, कुछ ने बोला कि मैं बाहर रहूंगा। इन्होंने धीरे धीरे करके सेटलमेंट करना शुरू कर दिया। यस, आगे की बात करें, आदमगढ़। आदमगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त होते हैं ऐसे एविडेंसेस। उत्तर प्रदेश में, अब देखो आपसे ये पूछा जाएगा चौपानी मांडो, चौपानी मांडो कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश, आपको ये ध्यान में रखना है, तुरंत प्रीलिम्स के अंदर ये आएगा। अगर ये चीज नहीं मानी तो फिर गेम ओवर। यहां से झोपड़ियां मिली है कि भाई झोपड़ी जैसे बनती है ना, झोपड़ी सभी लोग ने देखी होगी, राइट, घास फूस खंबे लगे रहते हैं ना, तो वैसी। मानव शरीर के इन प्रारूपों का पहला विवरण इलाहाबाद के नजदीक एक सराय ना हर राय, सरायना हर, अच्छा सराहनीय होगा ये, निकट नहीं यार, ये एक लोकेशन का नाम है, सॉरी। तथा उसके समीप एक बगाई खोर और लेखिया से मिला है। तो इलाहाबाद आप ध्यान में रखना, इलाहाबाद के अंदर हम लोग को जो है वो क्या क्या एविडेंसेस जो है वो देखने को मिले हैं? मानव शरीर के एविडेंसेस। और इसमें यह देखा गया कि मानव शरीर जो है वो, इनका कंकाल जो है वो ऊंचे कद, हाइटेड थे। अपन देखते थे पहले के लोग थोड़े से स्ट्रांग हुआ करते थे। क्यों स्ट्रांग हुआ करते थे? जीन अच्छे नहीं थे यार, एक्टिविटीज। और क्या बोला था अभी? कुछ बोला था, एक्टिविटीज बोला था क्या? नहीं, मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जिसका आंसर मैंने थोड़ी देर पहले दिया है। एक इंसान का शरीर जो है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? क्लाइमेट। भाई आप देखो ना, आज की रेट पोल्यूशन, कितनी सारी प्रॉब्लम्स है बाहर। हमारे जो माता पिता या दादा दादी है, उनके टाइम पीरियड पर और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, ऑक्सीजन का लेवल काफी अच्छा था। आज के डेट में ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम है, राइट। तो एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो गेम ओवर। हम आर्टिफिशियल हवा ले रहे हैं आज की डेट में, आर्टिफिशियल हवा एज एसी। पहले की डेट में पंखा भी नहीं हुआ करता था लोगों के पास, बट देन टू दे वर इजीली एबल टू लिव।
आज की डेट में ठंडी के समय पर या गर्म ठंडी के समय पर आज की डेट में पीपल आर यूजिंग हीटर्स, लोगों के घर में हीटर्स लग गए। इवन समय इतना खराब आ चुका है, आप सोचो कि लोग अपने घर के अंदर एयर प्यूरिफायर्स रख रहे हैं, राइट? दिल्ली में तो हर घर में दिल्ली में हर घर में, तो प्योर एयर, इवन फ्रेश एयर के पार्लर खुल रहे हैं। आप बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस में जाओ ऑफिसेस के, एयर प्यूरिफायर आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट? हम तो खेतों पर पढ़ते हैं। वेरी गुड शो, वेरी गुड। लॉन्ग टर्म में नेगेटिव है, लॉन्ग टर्म में तो एयर प्यूरिफायर बहुत नेगेटिव है। सब नेगेटिव है, सब नेगेटिव। अब आप सोचो, आरओ का पानी कौन कौन पी रहा है? मैं पी रहा हूँ। आरओ नहीं पी रहे? अच्छा, उसकी मैं वजह बताता हूँ। आरओ का पानी पीने वाले दूसरा पानी पी ही नहीं सकते, ये सबसे बड़ी समस्या है। आप दूसरा पानी पी लोगे, आप बीमार पड़ जाओगे। ये सबसे घटिया चीज हो रही है हमारे यहाँ पर, राइट? कि हम जितना जो ये सब नई नई चीज जो आ रही है, सोचने की इट विल गोइंग टू हेल्प अस, नो इट विल नॉट गोइंग टू हेल्प अस। किसी फॉरेनर को दिल्ली बैठा दो, वो सारा खास खास के मर जाएगा, निपट जाएगा, ज्यादा दिन दिल्ली नहीं रह पाएगा वो, राइट? प्रॉपर दिवाली के बाद छोड़ दो दिल्ली, उसकी बैंड बच जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने वो माहौल देखा ही नहीं। मेन चीज क्या होती है? क्लाइमेट, एनवायरमेंट। पहले का एनवायरमेंट बहुत अच्छा था, आज की डेट का एनवायरमेंट खराब हो गया। दैट्स व्हाई लोग जो है वो उस तरीके के नहीं निकल पा रहे जैसे होना चाहिए, राइट? और जीन्स नहीं, आप अपने जेनेटिक्स को चेंज कर सकते हो। पता है ये चीज आपको? ब्रेन की शक्ति होती है जेनेटिक्स को चेंज करने की। अगर लोग बोलते हैं ना कि यार, कई बार लोग बोलते हैं मेरे पूर्वज तो पूरे गरीब ही रहे, मैं भी गरीब रहूंगा, ये आपने पहले ही सोच लिया। भाई आप देखो ना कि जब वो 12th फेल का ही मोटिवेशन होना है, 12th फेल का मनोज कुमार शर्मा 114 रैंक ऐसी कुछ आई डोंट नो, आईपीएस। तो मनोज कुमार शर्मा, वो एक व्यक्ति हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है। उस व्यक्ति ने क्या किया? बिल्कुल चंबल से आने वाला लड़का यार, प्रॉपर हालत खराब। जब पहुंचा शहर तो कोचिंग बंद, पैसे चोरी हो गए, ऑनलाइन कोचिंग बंद हो गई। पीएससी बंद, बट फिर भी घर नहीं गया। क्यों? पैसा लेके निकला था दादी का, मजबूरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक टाइम ऐसा आया कि भाई अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर रहा है, पढ़ भी रहा है। अगर आप आज की डेट में अपनी फैमिली को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बहुत अच्छी स्टेज में जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकाल लो, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये चीज समझ लो। लाइक टीना दावी, लाइक अक्षत जैन, आपके सामने एग्जांपल्स हैं। अक्षर जैन को कितना रिप्लेस था? आईपीएस, टीना दावी रैंक 1। क्या था उनके पास? उनके पापा मम्मी दोनों ऑफिसर्स, मम्मी ने रिजाइन कर दिया था, आईआरएस रिजाइन कर दिया था। अक्षत की तो पिताजी जो है वो आईपीएस थे, हैं। तो अब आप सोचो ये वाली चीज। सबके बैकग्राउंड अब उन लोगों ने कंफर्ट नहीं देखा, में उन लोगों ने डिस्कम्फर्ट देखा। वो तो वहां पे था कोरिया में, उन लोगों ने डिस्कम्फर्ट जो है वो देखा, डिस्कम्फर्ट को चूज किया। डिस्कम्फर्ट इन द सेंस कंसंट्रेशन, फोकस, भाड़ में जाए सब साला एंजॉयमेंट। उन्हें फोकस किया, पढ़ना है तो मतलब पढ़ना है, चाहे वो सब्जेक्ट सारा बोरिंग क्यों ना हो, फिर भी पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि उस लेवल पर पहुंचना है। तो जिस दिन ये आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा ना, उस लेवल पर पहुंचना, उस दिन ये हंसी मजाक सब खींचना बंद हो जाएगा। क्योंकि सीरियस होना पड़ेगा बॉस। जब डिस्कस भी कर रहे हो ना, ठीका कूका डिस्कस नहीं करना है, इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कस करो ना, कि भाई क्या चल रहा है समाज में, वो डिस्कस करो। अगर वैसे व्यक्ति बनना नहीं बनना तो कर सकते हो भाई। यू हैव टू चूज योर ओन फ्यूचर एंड यू हैव टू चूज इट राइट नाउ। आज आप ऐसे हो बिकॉज आपका पास्ट में आपने गलतियां करी, बट अगर आपको अपने फ्यूचर को संभालना है तो आपको आज को सही करना पड़ेगा। क्योंकि आज सही करोगे तभी तो फ्यूचर में बन पाओगे। आप सोचोगे नहीं यार ठीक है बाद में कर लेंगे, प्रोक्रास्टिनेट बेकार होता है। फोकस सिर्फ एक ही चीज पर करो, मुझे निकालना है मतलब निकालना। और अपने ब्रेन को हर बार बोलो, मैंने आपको फर्स्ट नहीं बताया था, एग्जाम निकालने के लिए आपको अपनी पर्सनालिटी पहले चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि आपका जब सबकॉन्शियस माइंड ये सोच लेगा ना कि आप आईएएस हो या आईपीएस हो, तो आप बन जाओगे। बहुत बड़ी चीज होती है। मैं आज की डेट में ट्रेनिंग ले रहा हूँ, पता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। मैं भी सीखता रहता हूँ अलग अलग चीजें, क्योंकि मैं इंसान को हमेशा क्रिएटिव रहना चाहिए। भाई सीखो तो अच्छी चीज सीखो, बैठो। कल मैं रात में वेबिनार में था 11 बजे तक, क्लास ले रहा था, सीख रहा था लोगों से कि भाई कैसे ब्रेन को डेवलप करना है। तो कितने सारे लोग, चाहे वो आप इलॉन मस्क की बात कर लो, चाहे शाहरुख खान की बात कर लो, बड़े बड़े लोग जितने भी हैं, व्हाट दे आर डूइंग। कभी भी इंटरव्यू देखोगे बड़े लोगों का, वो क्या बोलते हैं, बात भी उनकी आप देखोगे एक लॉजिक वाली बात होती है। किसी की भी देख लो आप, ऑफिसर का देखो। उस दिन मैंने एक मीना का इंटरव्यू डाला था, आईएएस। उसने जो मेंशन किया कि मुझे सिलेबस बता दो, किताब बता दो, एक कोने में बैठकर पढ़ूंगा और निपटाऊंगा, और मजा ले कि साला मुझसे आगे कोई आ जाए।
टॉप करूंगा, ये जज्बा लेके आओ ना, तभी तो आईएएस बनोगे। माइंडसेट अपना वैसा रखना है, बातचीत भी अच्छी करो यार, पर अपने आप को एक ऐसा दिखाओ कि ऑफिसर क्वालिटी। ये नहीं होना चाहिए कि कोई देखे बोले यार छपरी है, कोई देखे तो एक अलग वजनदारी वाली लगनी चाहिए अपने अंदर आज से। यू हैव टू मेक लाइक दैट। नेक्स्ट, बोरिंग बोरिंग नहीं है सब्जेक्ट यार, देख इस सब्जेक्ट को पढ़ के निकालना है एग्जाम, तो कहां से बोरिंग हुआ? ऐसा होना चाहिए कोई क्वेश्चन पूछ ले मुझसे, सर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं यूं आंसर दूंगा, ऐसी की तैसी। इतने अपने आप को प्रिपेयर करो और पढ़ो घर जाके। आप तो पढ़ते थे, छोड़ क्यों दिया पढ़ना? नहीं, नोट्स इतनी लेट क्यों आए थे मेरे पास? एक्सक्यूज। आगे की बात करें, मानव शरीर के इन प्रारूपों का पहला विवरण इलाहाबाद के नजदीक जो है वो प्राप्त हुआ, जहां पर बहुत ऊंचे ऊंचे कंकाल। चुप नहीं रहना, बोलो। अब हंसी कैसे रोके यार, समझ नहीं आता। यही तो प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट खी बहुत करता है। कभी जो इंसान ज्यादा हंस रहा है ना, उस इंसान को अपने इमोशंस पे कंट्रोल ही नहीं है। जब तक आपने अपने इमोशंस पे कंट्रोल किया, उस दिन आप गेम खेलोगे। और ये टेक्निक भी अच्छी है। सीख रहा हूँ अभी। सीखो सीखो, सीखने की कोशिश से पहले पढ़ो, क्योंकि ये चीज ज्यादा पहले प्रायोरिटी इसको देना है। अब आगे की बात करें, कई कब्रिस्तान मिले, काफी सारे लोग अंत्येष्टि क्रिया करते थे, यानी कि अंत्येष्टि मतलब अभी बताया था, फ्यूनरल सेरेमनी, राइट? फोकस करो, ठीक है। शवों का सिर पश्चिम तथा पैर पूर्व की ओर होता था। पश्चिम मतलब तो नॉर्थ नहीं, साउथ, पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण। नॉर्थ होता है उत्तर, दक्षिण होता है साउथ, राइट? पूरब और पश्चिम क्या बोलते हैं? सूरज जो है वो कहां से? वेस्ट, वेस्ट और ईस्ट। पूर्व बोलते हैं ना, पूर्व ईस्ट। पूर्व की दिशा में आप अपना जो है वो रखकर जो है पढ़ाई करें, राइट? वो करें। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता है? आप अपने स्टडी वाले क्षेत्र को, जहां पे आप बैठ के पढ़ रहे हो, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, उसके अलावा नहीं, कंपास सबके मोबाइल में अगर नहीं है तो लगा लो। आपका डायरेक्शन, ये सब चीजें बहुत मैटर करती है। कौटिल्य ने बना दिया मौर्य को। जितने भी बड़े बड़े आप लोग देखोगे ना, दे ऑल्सो बिलीव इन एस्ट्रो। आई डू बिलीव इन, मैं बिलीव करता हूँ एस्ट्रोलॉजी में, काफी अच्छा करना चाहिए। तो इसलिए अपनी जो चीजें होती है ना, कोई भी चीज शुरुआत कर रहे हो, एंड कर रहे हो, कहाँ बैठ रहे हो, तो ये सब चीजें भी बहुत मैटर करती है। कहाँ सोना चाहिए, सही वो होता है ना यार, पोल्स पे नहीं सोना चाहिए, नॉर्थ और साउथ का तिरछे में सोना चाहिए। हाँ भाई, मतलब बस ये है कि जो ईस्ट वेस्ट पे आप सो। जब जो डेथ को रखते हैं वो किस साइड रखते हैं? डेथ वाले सर को, जब मर जाता है इंसान। पता नहीं इन लोगों ने तो यहाँ पर बोला, ये बोल रहे हैं कि मृतक का शवाधान के साथ उनके नहीं, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, ये चीज ध्यान में रखना, जो डेड बॉडी जो होती है उसका सिर जो है वो पश्चिम की तरफ, वेस्ट की तरफ जो है वो रखा जाता है, और पैर जो है वो ईस्ट की तरफ हम लोग को जो है वो देखने को मिलते हैं। हाँ, तो सोते उस पे नहीं सोते ना, उल्टा, उसको उल्टा। ठीक है। उन्हें लोकोत्तर जीवन में भी विश्वास था, क्योंकि मृतकों के साधनों के साथ उनके दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी थी। मतलब लाइफ आफ्टर डेथ, यानी कि जीवन मृत्यु के बाद, उस पर भी इनको विश्वास था। ये चीज हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखी है, स्पेशली कौन से एरिया में, और कहां पे देखी हमने लाइफ आफ्टर डेथ की ट्रेसेस? हर जगह देखी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, हर जगह बोलोगे, हर जगह हम लोग को कहीं ना कहीं ऐसे ट्रेसेस मिले कि भाई डेड बॉडी के साथ उनके सामान रखे गए, राइट? आगे की बात करें, कला यानी कि आर्ट, तो गुफा चित्र के रूप में सामने आता है। यानी गुफा के अंदर इन्होंने चित्र वगैरह जो है बनाना शुरू किया। चित्र कैसे कैसे थे? लोग डांस कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे चित्र, ये कॉमनली आप लिख सकते हो, उसको आपको लिखने की जो है आवश्यकता नहीं है, मतलब याद करने की, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। याद क्या करना है? आदमगढ़ कहां पर है? मध्य प्रदेश। आदमगढ़ के अंदर हम लोग को जो है वो गेंडे का शिकार वाला चित्र देखने को मिला। ये फैक्ट आ सकता है प्रीलिम्स में, ऐसा पूछते हैं कि गेंडे के शिकार वाला चित्र आदमगढ़ में मिला। आदमगढ़ इज इन उत्तर प्रदेश। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मध्य प्रदेश में है ना? ऐसे क्वेश्चन तो बड़े। गेंडा, हिप्पोपोटामस,
राइनोसोरस को ही बोल सकते हो आप। वो होता है ना एक सींग वाला गेंडा, वाला कांटा है। एक सींग वाला गेंडा, बट ये तो वो है ये हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस। तो गेंडे के शिकार, क्योंकि यहाँ पर नहीं मिलेगा ना राइनोसोरस, तो वो नॉर्थ ईस्ट के एरिया पर हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, और इनको मिला है आदमगढ़ के अंदर। तो आदमगढ़ के अंदर हम लोग को ये गेंडे का शिकार करने वाला एक चित्र मिला, और बड़े जानवर का शिकार भी ये लोग ग्रुप्स में किया करते थे, ऐसा हम लोग को पता लगा। तो अगर क्वेश्चन आता है कि प्री हिस्ट्री के पीरियड में जब हमें पता नहीं है कि लोग क्या करते थे, तो बट फिर हमने एनालाइज कैसे किया, तो आप क्या लिखोगे? एविडेंसेस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, खुदाई करी, एविडेंसेस मिले, और चित्र, बाद में चित्र, पिक्टोग्राफी। मध्य प्रदेश का भीमबेटका, यहाँ पर 500 से भी ज्यादा ऐसे चित्र हम लोग को जो है वो देखने को मिले गुफाओं के अंदर, राइट, और पशु पक्षियों के, राइट। और इन चित्रों को बनाने में कौन से कलर्स का उपयोग किया गया, ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है। तो यहाँ पर गहरे लाल, डीप रेड, हरे, सफेद और पीले, राइट, रेड, ग्रीन, येलो, व्हाइट, राइट। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। रेड कलर कहां से आया? मिट्टी, लाल कलर की मिट्टी होती है ना। येलो, फूल, येलो फूल से आ सकता है, राइट। ग्रीन, पत्तियों से। व्हाइट कलर, चूना, हाँ, ये भी वो रॉक्स से हम लोग को जो है वो देखने को मिल सकता है। अब आगे की जो है बात करते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट लोकेशन तो आपको ध्यान में रखनी है, राइट। जैसे कि अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लोकेशन जो है वो हम लोग को देखने को मिल रही है कि कौन सा अपन कर रहे थे, लोअर अपर कर रहे थे ना अपन, मध्य पाषाण काल, ये फिनिश हो गया था, उसके बाद अपर वाले में आ गए थे हम लोग, ठीक है। तो ये पूरे आपको लोकेशन जो है वो ध्यान में रखनी है, लोकेशन डायरेक्टली जो है वो पूछी जाती है। बेलन घाटी कहां पर है? उत्तर प्रदेश। अब देखो इसके, अब मध्य पाषाण काल की हम लोग अगर बात करें, तो ये जो मिडिल एज जो हम लोग को स्टोन एज देखने को मिलती है, इसकी विशेषता क्या थी? तो आग का आविष्कार इन लोगों ने कर दिया, यानी कि मिडिल, पहले में पैलियोलिथिक वाले में, पूरा पाषाण काल वाले में आग का आविष्कार नहीं हुआ, दूसरे वाले में, मीसो वाले में आग का आविष्कार हो गया। अब यहां पर चूल्हे के अवशेष भी मिले हैं, मतलब कि अब दैट मीन्स कि अब लोग पका के खाना खा रहे हैं, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग, और भारत का सबसे प्राचीन मध्य पाषाण स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हम लोग को देखने को मिलता है। नाहराय, जानवरों के शिकार के साथ साथ इस काल में मछली पकड़ना इन्होंने शुरू कर दिया। दैट मीन्स इन्होंने नए नए टूल्स बनाना जो है वो शुरू कर दिया। कुत्ते को पालतू बनाए जाने के साक्ष्य हम लोग को मिलते हैं, क्योंकि डॉग डोमेस्टिकेटेड एनिमल पहला हम लोग को देखने को मिलता है। अब से लगभग 10,000 साल पहले, अब ये नवपाषाण की बात कर रहे हैं हम लोग, यानी कि नियोलिथिक पीरियड, है ना। अब से लगभग 10,000 साल पहले, और मैंने आपको बताया 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर फैक्ट्री शुरू हो गई, 7,000 8,000 कॉटन कल्टीवेशन, है ना। तो पश्चिमी तथा दक्षिणी एशिया, मतलब कि वेस्ट और साउथ एशिया, इसमें जलवायु बहुत हद तक आज जैसी ही हो गई, और इस समय उन परिवर्तनों की शुरुआत हुई जिससे नवपाषाण काल कहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि कभी भी चेंजेस आएंगे क्लाइमेट में या टूल्स में, तब हम क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इन्होंने यहां पर क्लाइमेट में भी चेंजेस आए, टेम्परेचर लेवल राइज हो रहा है, तो वो अनुकूल बन रहा है, वो ऐसा बन रहा है कि वहां पर लोग जो है वो रह सकते हैं। नवपाषाण काल के नाम से ये जाना गया। अब यहाँ पर लोग जो है वो पत्थर पर पॉलिश करना इन्होंने शुरू कर दिया, टूल्स पर पॉलिश करना शुरू कर दिया, राइट। एक परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने बना दिया, स्थायी बस्तियां इनकी हम लोग को देखने को मिली, यहाँ लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहने लगे, राइट। फिर आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई। आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था मतलब सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भर जिसको हम लोग बोलते हैं, सेल्फ सफिशिएंट, राइट। कि हम जो है वो खुद से अपने आप को जो है बनाएंगे चीजें, खुद से जो है पूरी चीज करेंगे। सोसाइटी एक तैयार होगी, एक व्यक्ति को काम दे दिया जाएगा तुम मटके बना, दूसरे को काम दे दिया जाएगा तुम शिकार पे जाओ, कुछ को काम दे दिया जाएगा तुम एग्रीकल्चर करो। मतलब दैट मींस कि अब धीरे धीरे करके पॉपुलेशन बढ़ रही है तो सोसाइटी डेवलप होगी। अब देखो आप, विदेशी और विलासित यानी कि एंजॉयमेंट की जो चीजें होती हैं उस पर हम लोग को व्यापार देखने को मिला, यानी कि अब इन लोगों ने एक साथ रहने लगे तो ट्रेड शुरू हो गया, अब ये सोसाइटी डेवलप हो रही है। पशुपालन और कृषि अर्थव्यवस्था का आधार बना। एनिमल हस्बेंड्री मेन बेसिक इनका वो था। अभी तक एग्रीकल्चर को उतना फोकस नहीं किया था, एग्रीकल्चर अभी भी सबसिस्टेंस हम लोग को देखने को मिलता था, मतलब कि उनके खुद के खाने के लिए था। आप सुनो, नवपाषाण काल को
नवपाषाण क्रांति कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्वेश्चन आ गया। न्यूलिथिक पीरियड को न्यूलिथिक रेवोल्यूशन क्यों कह रहा है? नई चीज हो गई। बहुत सारे इन्वेंशंस, कभी भी किसी चीज को हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, क्रांति का नाम क्यों देते हैं? बिकॉज अचानक से बहुत सारी चीजें मशीनरीज आना शुरू हुई और मशीन ने बहुत सारी चीजों को इन्वेंट कर दिया। रेवोल्यूशन इज अ बिग चेंज, दैट्स व्हाई रेवोल्यूशन। रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति या रेवोल्यूशन ऑफ 1857 क्यों कहते हैं? सबके मन में चीन आ गया, नेशनलिटी, देश भावना। देश की भक्ति तो जमी नहीं थी, ये गलत है, यूपीएससी कभी नहीं मानती। अगर कोई बोलता है ना कि पहला नेशनल, बोलते हैं ना कि 1857 पहला राष्ट्रीय क्रांति थी, नहीं थी। फर्स्ट इंडिपेंडेंस वॉर था ही नहीं, वही सभी लोग उसकी पहली और क्योंकि हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? सर सब लोग अपने अपने टेरिटरी एग्जैक्टली अपनी डिमांड्स, इंडिविजुअल डिमांड्स फुलफिल कर रहे थे, नॉट नेशन की डिमांड। क्योंकि नेशन की जो डेफिनेशन थी वो 1900s में आई है। आगे की बात करें, क्या क्वेश्चन था मेरा? अरे क्वेश्चन क्या था यार, बुला दिया। क्या हाँ तो कैसे हुआ था? क्या? हमारा कारण क्या था? क्रांतिकारी रेवोल्यूशन क्यों हुआ था? क्यों हुआ था, है ना? तो क्रांतिकारी मतलब कोई बड़ा चेंज। चलो दे दिया था ना आंसर आप लोगों ने। अब आगे की जो है वो कहानी हम लोग कवर करते हैं। अब देखो, इस समय से पर्याप्त अन्न उत्पादन आरंभ हुआ, मतलब कि रिसोर्सेस, फूड रिसोर्सेस काफी पर्याप्त थे। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट वैसा हो गया था, लोग क्रॉपिंग कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। अब भारत में इस संस्कृति की सबसे पहली जानकारी 1842 में दक्षिण भारत में एक मैसूर के क्षेत्र में हम लोग को जो है वो देखने को मिली कि एविडेंसेस इसके बारे में आए। आपको उतना ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। अब देखो, इसमें बताया गया दक्षिण भारत में जो न्यूलिथिक पीरियड है उसका समय 2600 से लेकर 800 ईस्वा पूर्व बताया जा रहा है। इतना लेट, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये जो टाइम पीरियड है, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पीरियड हम लोग को देखने को मिले, तो वो चीज हम लोग को ऑलरेडी क्लियर है। पहले चरण में हम लोग को देखो, पहले आता है स्टोन, स्टोन के बाद आएगा कांस्य, कॉपर, और कॉपर के बाद आएगा ब्रॉन्ज, क्योंकि टिन के साथ उसको मिला दिया जाएगा। ठीक है, फिर लोहा, लोहा हम लोग को देखने को मिलता है आयरन एज 1000। कृषि का आरंभ, जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि तथा स्थिर ग्राम्य जीवन, स्थायी बस्ती, सामूहिकता, सुरक्षा, परिवार, बचत, श्रम विभाजन। ये क्या होता है श्रम विभाजन? लेबर डिस्ट्रीब्यूशन। लेबर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि लेबरों को, अलग अलग लोगों को अलग अलग जॉब दे देना, राइट? दैट इज श्रम विभाजन की शुरुआत हुई, जो मैंने भी आपको बताया था सोसाइटी। तो न्यूलिथिक पीरियड तक सोसाइटी डेवलप हो गई, प्रॉपर सोसाइटी के रूप में आ गई। ये चीज दिमाग में रखना है। अब कृषि का आरंभ की बात करें तो पूरे दुनिया भर में कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल से हुई, यानी कि न्यूलिथिक पीरियड से एग्रीकल्चर। और कौन से पीरियड से हुआ एग्रीकल्चर? 10,000 साल। अब सबसे पहले अनाज उगाने का श्रेय दिया जाता है इस पीरियड को। अब देखो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ चुका है। कृषि से संबंधित सबसे पहला जो स्थल था पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रोविंस का मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ एरिया ध्यान में रखना, यूपीएससी एक बार मेहरगढ़ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ चुकी है कि एग्रीकल्चर के सबसे पहले ट्रेसेस कहां पर पाए गए? मेहरगढ़ में। और काफी सारी स्टेट पीएससी में डायरेक्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आता है। आगे की जो है बात करें, अब एग्रीकल्चर तो हम लोग को पता लग गया, 8,000 10,000 साल से शुरू हो गया। बट क्या उगाते थे? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये लोग उगाते थे मूंग, मसूर, गेहूं, जौ, कपास यानी कि कॉटन। फिर इसके अलावा और जगह पर हम लोग को कुल्थी, रागी, चना, मूंग, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती थी जिनको उगाया जाता था। ये क्रॉप्स की थोड़े से आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चावल के बारे में बात करें, चावल की खेती जो है वो उत्तर प्रदेश में बेलन वैली से जो है प्राप्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आया। चावल की खेती सबसे पहली बार बेलन वैली में उत्तर प्रदेश के हमें देखने को मिली, बेलन घाटी। 7,000 से 6,000 ईस्वा पूर्व हम लोग को देखने को मिल रहा है, किसका टाइम पीरियड है। संत कबीर नगर जो उत्तर प्रदेश में है, यहां पर हम लोग को जो है वो एक गांव देखने को मिलता है, वहां से भी इसके वो प्राप्त हुए हैं एविडेंसेस, इसकी टाइडी कल्टीवेशन के, राइस, चावल। पश्चिम एशिया में गेहूं और जौ उगाना
7000 ईसा पूर्व शुरू हुआ, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। अब उपकरण की बात करें, जो न्यूलिथिक पीरियड है, न्यू एज है, लेटेस्ट वाला, तो वहां पर हम लोग को हड्डी और स्टोन दोनों के टूल्स बनाए जाते थे। अब इस समय हम लोग को माइक्रोलिथिक टूल्स जो है वो देखने को मिलते थे, बहुत छोटे छोटे से शार्प टूल्स जो है वो हम लोग को नजर आते थे। बिहार के अंदर चिरांद, ये क्वेश्चन जो है वो आया कि चिरांद कहां पर है, तो ये बिहार में, यूपीएससी ने पूछा इस क्वेश्चन को। और यहाँ पर सबसे ज्यादा हड्डी और हिरण के सींग की हड्डी, मतलब हिरण के जो सींग होते हैं ना उससे, हाँ हाँ 12 सिंह, और हिरण के सींग जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उससे इन्होंने जो है मारने के वेपन जो है बना लिए। मैंने फोटो ली है 12 सिंह की। अब देखो मृद भांड क्या होता है, क्या पोएट्री। अभी क्या आया था बताओ तो चिरांद से क्या हो गया, मजा आ रही है। किसी दोस्त को बोल दो कि अरे तू है वो है, वही तो कहानी है। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने डोज दिया और वो डोज पूरा खत्म हो गया चिरांद देख के। अब मृद भांड पॉटरी है ना। अब देखो मृद भांड मतलब आग से पकाया और सुखाया गया। अब पॉटरी कैसे बनती है, मिट्टी जो होती है, मिट्टी के थ्रू फिर आप उसको वो कर दो। हाँ, फिर बिना रंग का भी और रंग का भी हम लोग को दोनों प्रकार का जो है वो देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक चौपा निमांडो, मैंने आपको पहले ही बताया, चौपा निमांडो पूछा है किससे रिलेटेड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर एक जगह है। तो यहाँ पर सबसे पुराना जो है वो पॉटरी हम लोग को देखने को मिलती है। और आरंभ में हाथ से बनाए जाते थे, फिर बाद में जाकर इन्होंने किसका उपयोग करना शुरू किया, चाक का। चाक क्या होता है, चाक क्या होती है, कोई बता सकता है चाक क्या है? हिंदी का बहुत पुराना वर्ड है, आपने हिंदी की पोएम से पढ़ा होगा, पहले हिंदी की बुक आती थी वो पढ़ते हो गए, वो तो सब्जेक्ट था ही हिंदी। चाक पहिया, चाक पहिया, बिल्कुल निशा, बहुत बढ़िया। मिट्टी के बर्तन चाक पर बनाए जाते थे, पहिए पर जो है बनाए जाते थे। अर्थव्यवस्था की बात करते मैंने आपको बता दिया कि कृषि के साथ साथ पशुपालन यानी कि इकोनॉमिक्स इन लोग की अब चालू हो गई थी, ट्रेड करना इन्हें शुरू कर दिया। कौन से जानवर थे, गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा। क्या मानव ने सर्वप्रथम पौधों के रेशों तथा ऊन के धागों को काटना और उन्हें बुनकर वस्त्र निर्माण करना शुरू कर दिया। अब ये अच्छे कपड़े पहनना इन लोगों ने शुरू कर दिया। स्थायी निवास, परमानेंट सेटलमेंट इन्होंने करना शुरू कर दिया, भवन निर्माण करना शुरू कर दिया, मिट्टी, लकड़ी, घास फूस और लठ का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया घर बनाने के लिए, राइट। और उस समय रेक्टेंगुलर यानी कि आयतकार मकान के अलावा कश्मीर के अंदर बुर्ज होम, ये क्वेश्चन आ चुका है, बुर्ज होम कहां पर है, कश्मीर, ध्यान रखना। और यहां पर एक और जगह है गुफकरल, गुफकरल, बुर्ज होम गुफकरल, ये कश्मीर के अंदर है। और यहां पर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि गर्तावास के प्रमाण मिले। गर्तावास मतलब गेस्ट हाउस होंगे वहां पे, है गर्तावास, गड्ढे के अंदर गड्ढा बना के घर, क्योंकि वहां पर कश्मीर में बहुत ठंड थी, तो बहुत अंडरग्राउंड हो, अंडरग्राउंड हो, हाँ बनकर क्वालिटी यू कैन कॉल इट। बुर्ज होम एक जगह का नाम है, बुर्ज होम जगह का नाम है। तो कश्मीर के बुर्ज होम, मैंने आपको बताया ना बुर्ज होम, बुर्ज होम इज अ प्लेस, एक प्लेस का नाम है। जैसे जगह अलग अलग जगह होती है वैसी गुफकरल, ये प्लेस का नाम है, ये दो प्लेसेस हैं। अब इन लोग की जब डेथ होती थी किसी की, तो जैसे 3 प्रकार के शवदान होते थे। एक पूर्ण शवदान यानी कि पूरे आदमी को जो है वो कर दिया, गड़ा दिया, तू क्या आज भी गड़ाते हैं ना, आधा मत बोलना। अब सुनो, आंशिक शवदान, आंशिक मतलब आधा अधूरा, तो क्या आधे आदमी को गड़ा देंगे, ऐसे नहीं कर सकते है ना। आंशिक शवदान में क्या होता है, एक आदमी को जलाया जाता है, फिर उसके जो कुछ बॉडी रिमेन्स बच जाते हैं उनको गड़ा दिया जाता है, उनको गड़ा दिया जाता है। पहले गड़ाने से पहले ओपनली छोड़ दिया जाता है कि जिससे कि जानवर उसको खा लें, जो उस पद्धति में होता है। वो जो जोरास्ट्रियन धर्म को जो लोग मानते हैं, जिनको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, पारसी लोग, पारसी लोग जो हम लोग को देखने को नहीं मिलते कि कौवा
डेड बॉडीज को कौवा जो है वो खा ले। और 2-3 और वल्चर हाँ वल्चर्स ही होता है कौवा वल्चर्स। पहले ये खाएंगे अब सुनो, हाँ अब देखिए, डेड हुई इंसान की बॉडी, उसको जलाया, कुछ बॉडी रिमेन्स बच गए तो उसको एनिमल्स के लिए रख दिया, राइट, या पक्षियों के लिए रख दिया, फिर बची हुई हड्डी या बचे हुए पार्ट्स फिर उसको गला दिया। बच्चे की मौत भी होती है ना, तो एनिमल को तो इंजेक्शन दिया जाता है, तो निकल जाता है। हाँ तो उसका नाम क्या है? ये तो कॉमन मैन वाला बता दिया, डिक्लोफेनेक, याद रखना। वल्चर को मार देते हैं। अरे उसकी डेथ हो रही है तो वो करंट, अब वही तो मैं बोल रहा हूँ, टॉपिक ये चल रहा है, वो करंट अफेयर का टॉपिक आ गया। अब ऐसा मत, इससे पता आप खुद कंफ्यूज हो गए, इसलिए कंसंट्रेशन एक टॉपिक पे एक टाइप पे रखो, मल्टीपल चीज आए चलेगा। देखो सुना लगी कंप्लीट हो गया, फिर मैं आगे बढ़ा। अब देखो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, एक है आंशिक शवाधान, क्लियर हुआ, एक प्रॉपर शवाधान, एक आंशिक, और तीसरा आता है आंशिक कलश समाधान। हाँ ठीक है, सो जाओगा। हाँ मैं दौलत को लेके नहीं आ रहा, मैं बोल रहा हूँ मेरे टेस्ट ही अलग रख देना। बाहर गेट बंद है क्या? चलो ठीक है। हाँ मैं क्या बोल रहा था? समाधान की बात कर रहे हैं शवाधान, एक प्रॉपर, एक दूसरा, और तीसरा कलश वाला। कलश वाले में क्या करते हैं सर? वो गंगा जल में हाँ वैसे ही, बट इसको गड़ाया जाता है, पहले जला दिया, अस्थि जो बच गई उसको उसमें डाला मटके में और गड़ा दिया। ये तीन चीजें। अब इसको ध्यान सुन लो जो मैंने आपको बताया। दाह संस्कार और मृतक को गड्ढे में पूर्णतः लिटाकर दफनाने की प्रथा प्रचलित थी लेटेस्ट पीरियड में, नियोलिथिक, राइट, नवपाषाण। फिर आंशिक शवाधान में मृतक को जलाकर बचे हुए राख को समेटकर गड्ढे में डाल दिया जाता था, या मृतक को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता था ताकि उसके शरीर को पशु पक्षी नष्ट कर दें, और तब बची हुई हड्डियों को जो है वो गड़ा दिया जाता था गड्ढे में। यही हमने डिस्कस किया। और तीसरा हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि आंशिक कलश शवाधान, मृतक की अस्थियों को चुनकर कलश में रखकर धरती के अंदर दफना दिए जाने की प्रक्रिया है। अब ये धार्मिक, अब यहाँ पर ऑब्वियसली धर्म हमने डिस्कस किया था, एंड में आकर इन लोगों ने मूर्ति पूजा जो है वो शुरू कर दी थी। क्या नाम था उनका? मातृ देवी। मातृ देवी की पूजा हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। इस काल के लोग सूर्य, चांद, नदियों और पर्वतों की भी पूजा करते थे। वृक्षों की पूजा भी इस काल में शुरू हो गई थी। अब ये प्रमुख स्थल ये ध्यान में रखने, कश्मीर, मध्य प्रदेश, कौन सी जगह? एरण हो गया, ये क्वेश्चन आता है, एरण कहां से? मध्य प्रदेश से। तो ये जो चार्ट है, इस चार्ट को बहुत अच्छे से चार्ट लेना, राइट। आगे की बात करें, अब विशेषता इनकी देख लो कि अब देखो लोगों को लिखने की कला की जानकारी अभी भी नहीं थी, बाद में आकर हुई, राइट, क्योंकि देखो वैदिक पीरियड तक भी नहीं थी, पोस्ट वैदिक पीरियड पर अब राइटिंग शुरू हो गई। यहां पर ईंट का निर्माण हम लोग को देखने को मिल रहा है, भाई ईंट वगैरह लोग बना रहे हैं, क्योंकि जब वो हमने देखा ना कि पॉट जो है, घड़ा जो है, मृत भांड, वो जब बन रहा है, राइट, तो ईंट नहीं बन सकती, पक्की ईंट बन सकती है, डेफिनेटली बन सकती है, जब क्योंकि उसको पकाया जा रहा है, जला के उसको बनाया जा रहा है, तो ईंट नहीं बन सकती। प्लस लोग घर पे रह रहे हैं, तो पक्की ईंट के घरों पे रह रहे हैं, कुछ झुग्गी में रह रहे हैं, राइट। तो अलग अलग हम लोग को एविडेंसेस मिले, और टूल्स काफी सुंदर थे, काफी शार्प थे, पॉलिश थे। फिर मेहरगढ़ के निवासी कच्ची ईंटों के आयताकार घरों में रहते थे, और यहां से पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक विशेषता प्राप्त होती है, यानी कि पूरा प्रॉपर हम लोग को हड़प्पन सिविलाइजेशन अब इसके बाद जो है वो शुरू होता हुआ नजर आएगा। फिर दक्षिण भारत, साउथ इंडिया में मिले राख के टीले नवपाषाण काल के मवेशी रखने वाले चरवाहों की बस्ती के अवशेष मिले हैं, और मवेशी को इकट्ठा गोबर, अब देखो लोग क्या करते थे, कुछ लोग, मैंने आपको बताया डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होता था, अपने साथ एनिमल्स को रखते थे। अब गाय को रखा, गाय गोबर करेगी, तो व्हाट दे डू, उस गोबर को जो है जला देते थे ये लोग, राइट। फिर उसकी जो राख होती है वो आज भी जो है अवेलेबल है म्यूजियम के अंदर। तो ये चीज बताने की कोशिश लोगों ने करी है। बस खत्म हो ही गया, लास्ट पेज है, डोंट वरी। सिलबट्टा का पता है आपको? सिलबट्टा, चक्की भी, उसका भी ये लोग उपयोग करते थे। अच्छा, अब खत्म होने वाला था, एकदम एक्टिवेट हो गया। आमी मैं तो उनको बोल दो कि अब वो भारी रखते, मेरी क्लास चल रही ना।
अब देखो नेक्स्ट, खंबे और खूंटे गाड़कर मवेशियों को का बाड़ा बनाया जाता था, राइट, उनको भी रखने की जगह उनके लिए दी जाती थी। और उपकरण एवं हथियार को बनाने में पहली बार धातुओं का प्रयोग हुआ, क्योंकि इस समय मेटल्स का उपयोग होने लगा था किनको बनाने के लिए, वेपन्स को बनाने के लिए, राइट। और ठीक है, बस ये चीज थी। फिर बुरजा होम कहां पर है? कश्मीर, है ना। और इस स्थल में हम लोग को गड्ढे में रहने वाले गर्तावास, जो मैंने आपको बताया, गड्ढे में रहने वाले होम्स जो है वो मिले हैं, राइट। और मालिक के साथ अपने जानवर को भी जो है दफना दिया जाता था। इससे ये पता लगता है कि लाइफ आफ्टर डेथ, कि भाई मृत्यु के बाद का भी जीवन पर ये बिलीव करते थे। फिर 2017 में अभी लेटेस्ट चीज हम लोग को मिली है कि 3000 साल पुरानी नवपाषाणकालीन कुल्हाड़ी जो है वो मिली है, राइट। अलग अलग मेटल से बनी हुई कुल्हाड़ियां जो है वो प्राप्त हुई हैं। ये चीज थी। तो ये था चैप्टर 1 आप लोगों के लिए। और बाकी इसके साथ हमारा जो हमने जो नोट्स प्रोवाइड किए उससे हमारा प्री हिस्ट्री खत्म हो गया, इंग्लिश मीडियम की बुक से प्री हिस्ट्री खत्म हो गया, और तीसरा हमने आज इसको कंप्लीट करके ओवरऑल प्री हिस्ट्री का एक चैप्टर पूरा फिनिश मार दिया। और जितना मैंने पढ़ाया उसके बाहर का कुछ नहीं आएगा एग्जामिनेशन में, दैट इज गारंटीड। क्लियर विद एवरीवन? चलो, जय हिंद, जय भारत। हाँ, एंड आपने ये वीडियो को पूरा देख लिया तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू, एंड प्लीज टू हिट द लाइक बटन। लाइक का बटन जरूर हिट करिए और शेयर जरूर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को।